मुश्किल वक्त तब मुश्किल नहीं होता जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मुश्किल वक्त तब मुश्किल होता है जब लोगों को पता चल जाता है कि इसका मुश्किल दौर चल रहा है। जैसा कि आप शुरू में तैयारी कर रहे होते हैं, लोगों को नहीं पता होता है कि आपने एग्ज़ाम्स दी हैं, लेकिन जिस दिन उनको पता चल जाता है कि आपने एक एग्ज़ाम दे दी, दूसरी में आप फेल हो गए, तीसरी में आप फेल हो गए, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। नमस्कार, मैं कान सिंह टीसीएस एग्ज़ाम जोन पर आपका स्वागत करता हूं और वैसे रात्रिकालीन सेवा में आपके लिए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और इस वक्त आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी जो एसएससी जीडी रेलवे की जो जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके लिए आप दमदार तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में आपका सहयोग करने के लिए रोज़ रात 9 बजे आज से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ रात्रिकालीन सेवा में। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई। तो आज की सेवा आज शुरू जो कर रहे हैं ये हमेशा सोमवार से शुक्रवार रोज रहेगी 2 घंटे के लिए, 9 बजे से 11 बजे तक। इस 9 बजे से 11 बजे तक के 2 घंटे की क्लास में हम रोज मैथ्स पढ़ेंगे और गणित के एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। लोको पायलट टेक्नीशियन और एसएससी जीडी के लिए विशेष रूप से आगामी 60 दिन की 60 जो मैराथन क्लासें हैं वो एसएससी जीडी को आधार मानकर ज़्यादातर मैंने कोशिश करी है कि उनको टारगेट करते हुए चलें। आगे मैं एक एक शेड्यूल आपको समझाऊंगा। चलिए बताता हूँ। सबसे पहला 60 दिन का 60 जो मैराथन होगा आपका, उसका पहला क्लास आज से हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। मैं अभी सिलेबस आपको बताऊंगा कि अगले 60 दिन में हम कैसे टारगेट तक पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे तय करेंगे कि एग्जाम के लिए सही क्या है। इसका सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि पिछले 2022 में जितने भी आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, आपकी पिछली भर्ती कब थी, क्या थी, कोई मायना नहीं रखता है। अगर आप जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी का पिछला जो वैकेंसी था 2021 का था, अभी 2022 चल रहा है। आपको देखना चाहिए कि 2022 में टीसीएस माने रेलवे एसएससी को कंडक्ट करवाने वाली एक एजेंसी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब होता है, मुश्किल माफ कीजिएगा सवाल होता है कि सर टीसीएस क्या है। मैं जगह जगह टीसीएस शब्द यूज करता हूँ। टीसीएस एक एजेंसी है जो देश में रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो कैसे तय करेंगे कि एग्जाम के लिए क्या सही है? इसके लिए सबसे जरूरी है कि पिछले 2022 में, पिछले एक साल में जितने भी एसएससी ने माफ कीजिए टीसीएस ने पेपर लिए हैं उन सबको आप खंगालिए। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, मत देखिए 2018 में क्या था। 2018 का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। 2018 वाली बात अब नहीं रही है। आप 2018 के पेपर्स को मत हल कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ हल मत कीजिए, उनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है। आप पैटर्न को जरूर फॉलो कीजिए। हाँ, सबको मेरा प्रणाम भाई, नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने बहुत उत्साह के साथ मुझे देखना शुरू किया है। बस यही उत्साह आप बनाए रखिए। पहली चीज यही है, एग्जाम के लिए अब क्या सही है। मैंने कहा पिछले पेपर्स देखिए। ऐसे मत सोचिए आपको टीसीएस की तैयारी करनी है, रेलवे एसएससी का कोई एग्जाम का तैयारी नहीं करना है। 2022 में सवाल कैसे पूछ रही है टीसीएस से, भाई बताएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे हर टॉपिक को हम इसी तरीके से देखेंगे। बार बार असफल हो रहे हैं, कैसे टूटेगा ये सिलसिला। बहुत बार मैं ऐसे कहता हूँ क्लासों में, ऑफलाइन क्लास के जितने स्टूडेंट हैं, मैं आपको बार बार कई बार ऐसे कहता हूँ कि मैं 10 नियम आपको ऐसे बता सकता हूँ जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो जिंदगी की पहली एग्जाम आप पास कर जाएंगे। अगर आपने आज तक कोई एग्जाम पास नहीं करी, आप गारंटी से एग्जाम पास करेंगे। तो इस बार बार असफलता का सिलसिला खत्म करने के लिए ही मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो सिलेबस से शुरू करते हैं, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। आप सभी को नमस्कार। हाँ भाई आ गया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एसएससी जीडी के सिलेबस को पहले कवर कर रहा हूं। 60 दिन का 60 मैराथन का जो शेड्यूल है वो कैसे हमारा होगा, इसको आप एक बार जान लीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। अंग्रेजी में नाम लिखे हैं, सिलेबस अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझाते जाऊंगा। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम और एक है कंपाउंड ऑफ होल नंबर्स। ये 2 बिंदु हैं। मैं इन दोनों को मिला के अगर संख्या पद्धति नाम दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी चीजें संख्या पद्धति की जैसे हैं, तो आप लोग इसे नाम दे सकते हैं संख्या पद्धति। तो पहला हमारा जो बिंदु होगा वो संख्या पद्धति का होगा। इस संख्या पद्धति में मैं केवल उन पहलुओं पर बात करूंगा जो अब चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है हम उसी पर केवल बात करेंगे। और इसका जो डे डिसाइड किया है वो 1 दिन से 7 दिन, आज से 7 दिन की जो क्लासें होंगी वो इन दोनों बिंदुओं को लेकर होंगी। अगला जो डेसिमल और फ्रैक्शन है, ये एक संडे का मैराथन होगा, एक संडे स्पेशल होगा।
कोशिश है अगले ही संडे को आपकी जो क्लास होगी उस संडे की क्लास में हम इस संडे मैराथन में एक ही दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब इसका दिन अलग है। इसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। एक लाइन में मैं कह देता हूं, इसके तहत सरलीकरण के सवाल पूछे जाएंगे। अब सरलीकरण में कई तरह की चीजें आ जाएंगी, बोर्ड मास आ जाएगा, कुछ सीरीज एडिशन जैसी चीजें आ जाएंगी, एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग आ जाएगा, वर्गमूल घनमूल जैसी कुछ चीजें आ जाएंगी, घातांक करने के कुछ सवाल आ जाएंगे। वो सारे फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के तहत हम पढ़ेंगे। परसेंटेज आप जानते हैं, इसका जो डे होगा वो 8 से 10वां दिन जो होगा वो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम पढ़ेंगे रोज क्लास में। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो हमारा डे होगा वो दिन 11वें से लेके 15वें तक का जो दिन होगा वो हम प्रतिशत के लिए डिसाइड किए हैं हमारी मैराथन का, या 11वीं मैराथन से 15वीं मैराथन जो होगी वो परसेंटेज के लिए हम डिसाइड करें हैं। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि का जो मैराथन होगा वो 16वें दिन से 20वें दिन के लिए होगा। फिर डिस्काउंट आएगा 21वें और 23वें दिन तक, 21, 22, 23 ऐसे 3 दिन तक होगा डिस्काउंट का। कंप्लीट हम पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, इस चीज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि टाइम एसएससी जीडी के लिए कम बचा है। मैं आपका टाइम कवर करवाऊंगा। हम स्पीड मेंटेन करना सीखेंगे, 5G अप्रोच काम में लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का होगा, 24 से 27वें तक का मैराथन होगा। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका 28 से 32वां दिन होगा। 28वें दिन से 32वां दिन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है, मतलब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आप कह दीजिए, अगर माफ कीजिएगा मैंने अंग्रेजी में बोल दिया है। चक्रवर्ती ब्याज वैसे सब जानते होंगे, CI आप इसको बोलते हैं, ठीक है। 28 से 32वें दिन तक का मैराथन होगा। और इधर ये साधारण ब्याज था, डिस्काउंट बट्टा था, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। रेशियो मतलब अनुपात, तो अनुपात का जो हमारा दिन होगा वो अनुपात का दिन होगा 33 से 36वां दिन का मैराथन, जो 2-2 घंटे का होगा उससे हम कंप्लीट करेंगे। एवरेज औसत का जो होगा वो औसत का आपका 37 से 40वां मैराथन होगा। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का जो होगा, समय और दूरी का, इसमें हम चीजें कवर करेंगे। इसमें मैं एक संडे मैराथन भी लेके आऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस में। हाँ, संडे का एक मैराथन जरूर लेंगे, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस नाम अगली एसएससी ने लिखा होगा, TCS ने लिखा है, लेकिन सवाल पता है किससे पूछेगा? टाइम एंड डिस्टेंस ले लेगा, नावधारा ले लेगा और रेलगाड़ी ले लेगा, ऐसे सवाल हमें पूछ लेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस इससे हम कवर करेंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क जो है, समय कार्य में वर्क एंड वेजेज है, समय और कार्य है, पाइप टंकी है आदि जो है वो 46 से 48वें 46, 47, 48वें मैराथन में इससे कंप्लीट हम करेंगे। ज्यादातर हम पिछले 3 सालों को कवर करेंगे, 2020, 21 और 22, बस इसमें आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंसुरेशन जो है ये स्पेशली है, थोड़ा सा लंबा और बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको मैं हल्के में हम नहीं ले सकते। इसके लिए हम 3 मैराथन लगाएंगे और तीनों की तीनों संडे की मैराथन होगी। एक तो लगाएंगे हम 2D के लिए, और एक लगाएंगे हम 3D के लिए, और एक लगाएंगे हाई लेवल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके लिए। पहले 2 कंसेप्ट बेस्ड मैराथन होंगे और उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चंस जो होंगे उनके लिए मैराथन होगा। ऐसे हम केवल इनको 3 संडे के मैराथन में कंप्लीट करेंगे। मैराथन मेरा प्लान है 5 संडे को 5 मैराथन में जो एक्स्ट्रा वर्क हमें करना है वो हम करेंगे। और छठवां लास्ट का 16वां जो है ये आपका होगा 49वें और 50वें 2 मैराथन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रेशियो और टाइम के नाम से टॉपिक डाला गया है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। 50 दिन अभी कंप्लीट हुए हैं, टारगेट है हमारा 60 दिन का। 60 दिन में क्या करेंगे, 10 दिन में क्या करेंगे? 10 दिन में मैं एसएससी जीडी के अप्रोच वाले जो सवाल हैं जो आ सकते हैं या सबसे ज्यादा बार टीसीएस में रिपीट हुए हैं उनके 10 मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूं। उन 10 मॉक टेस्ट के जरिए हम 51 से 60वें दिन तक मॉक टेस्ट हल करेंगे। ऐसा करके हम गणित को कंप्लीट करने वाले हैं एक एक करके। मैं अभी आपके कमेंट पढ़ूंगा, थोड़ा सा आप रुकिए, कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ मैथ्स का हुआ है, अभी रीजनिंग का इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम 3-4 दिन तक केवल मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और अपनी रात्रिकालीन सेवा को हम जारी रखेंगे। फिर मैं आपकी एक रीजनिंग की क्लास अरेंज करूंगा और उस रीजनिंग की क्लास को अरेंज करने के 2 से 3 दिन बाद, एक सप्ताह के अंदर सारी क्लासें अरेंज कर देंगे। रीजनिंग की क्लास अरेंज करेंगे, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पर हमें कमांड करनी है उस दिन बात करेंगे, अच्छा होगा। वैसे मैं नॉर्मली बता देता हूं, एक तो संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी जो होती है, सीरीज वाला बिंदु जो टीसीएस को सबसे खतरनाक बना रहा है। आपको पता है, एक चीज बताता हूं, शायद आप मेरी बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अभी जो लोग डी ग्रुप का पेपर देके आए हैं,
आप भी देखिए, या फिर 2022 में आपने कोई भी परीक्षा दी है, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, सीपीओ का, कोई भी आपने पेपर दिया है, तो आपने एक चीज देखा होगा, रीजनिंग सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं रीजनिंग हाई लेवल आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझने का फेर है केवल। तो श्रृंखला है, एनालॉगी है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद में आपका मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या ज्ञात करना, उसके बाद कोडिंग। कोडिंग को हल्के में नहीं लीजिए, टीसीएस जो सवाल पूछ रहा है कोडिंग के अच्छे अच्छे लेवल से पूछ रहा है। उसके बाद में ब्लड रिलेशन वाला जो है, और एक सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, इन पर आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी है, फिर रीजनिंग को आप जीत जाओगे। सबसे जरूरी जो चीज होगी वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर होगी। 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे ज्यादा दुखी करने वाली चीजें यही होंगी कि मिनट आपके पास 60 होंगे और 60 मिनट में क्वेश्चंस जो होंगे वो 80 होंगे। बच्चों की हालत ये होगी, एसएससी जीडी वालों की, एसएससी जीडी के लिए बोल रहा हूं, हालत ये होगी हमारी कि हम लोग 40% जो मैथ रीजनिंग के आएंगे उन्हीं को 60 मिनट में नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर की बीमारी ये होगी, उस चीज को हम दूर करेंगे। तो ये शेड्यूल था अगली 60 जो क्लासें हैं उनका। हाँ, तो गुड मॉर्निंग नहीं, इस वक्त गुड इवनिंग हो रहा है, ठीक है। गुड नाइट को होने को चला है वैसे, लेकिन हाँ, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। आज को पहला जो बिंदु है हमारा वो है आपका नंबर सिस्टम। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, ऐसे लोग जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए शुरू कर रहा हूं, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला बिंदु होगा नंबर सिस्टम का। मैं केवल इसमें वो चीजें दूंगा जो आपके लिए काम में होंगी या आपके लिए काम की होंगी। मैं एक चार्ट डेवलप कर रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज पढ़ेंगे आप लोग। आज परिमेय और अपरिमेय का पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं, परिमेय अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय को लेकर जो आज तक आपको प्रॉब्लम रही है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जिंदगी में आज के बाद परिमेय अपरिमेय को लेकर आपके मन में कभी कोई सवाल और कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, तो एक मैं चार्ट डेवलप कर रहा हूं, सारे लोग उसको ध्यान से देखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, पहली क्लास है, ऐसा हो सकता है कि मेरे बोलने में या फिर हो सकता है आपके देखने में, समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताइएगा। धीरे धीरे सारी चीजें सही से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, देखिए कमेंट में देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं, जो आपको, मुझे सब कुछ दिख रहा है, जो मुझे ठीक लगेगा, आपके लाइक जो बात होगी, जो बात करने को होगा, वैसे मैं बीच बीच में आपके सारे जवाब देते जाऊंगा। पढ़ना शुरू कीजिए, अभी 2 घंटे का सफर है। 2 घंटा बहुत छोटी सी बात नहीं है वैसे, लेकिन 2 घंटे में आपको पकड़े नहीं दूंगा, तो आप शुरुआत में चलते रहिए, बनाते हैं। सर, हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में सबसे पहला होगा समिश्र संख्या। मैं एक चार्ट डेवलप कर रहा हूं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और इस चार्ट में ऐसे ऐसे सवाल हम बाहर निकालेंगे। सबसे ज्यादा आज ऐसा भी है, जीडी वाले लोगों के साथ साथ जो लोको पायलट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि पहली बार हमारी किसी ने सुनी है। काल्पनिक संख्या, मैं एक चार्ट फटाफट बना देता हूं, आप उनको, उस चार्ट को अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो आप खुद बनाते जाइए। काल्पनिक संख्या, और एक होती है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। फिर इसमें एक एक नंबर्स में आपको बताऊंगा, देखते जाइए। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है अपरिमेय संख्या और एक होता है परिमेय संख्या। इंग्लिश मीडियम के हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर हम इनको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, परिमेय संख्या को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक पार्ट तो होता है भिन्न, एक होता है पूर्णांक, और पूर्णांक के साथ में एक होता है शून्य। पूर्णांक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा ऋणात्मक और एक होगा धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर आप बोलते हैं। और याद रखें, नेचुरल नंबर के साथ जब शून्य जुड़ता है तो वो बन जाता है होल नंबर, पूर्ण नंबर जिसको बोलते हैं आप, पूर्ण संख्या, होल नंबर आप इसको बोलेंगे। इन प्राकृत संख्याओं के 3 पार्ट होते हैं। बहुत काम की चीज अब यहां से देखना, किताबी ज्ञान से पूरी चीजें ऊपर। एक तो होता है आपका भाज्य संख्या, एक तो होगा भाज्य संख्या, एक होगा आपका अभाज्य संख्या, और एक होगा यूनिटी। यूनिटी के अंतर्गत एक को लिया जाता है, यूनिटी के अंतर्गत हम एक को लेंगे। अब काम की चीज यहां से बताता हूं और महसूस कीजिएगा आज तक आपने क्या किया और आज क्या बना रहे हैं। याद रखें,
टीसीएस भाज्य संख्या नहीं बोलेगी कभी। अब भाज्य संख्या शब्द यूज नहीं होगा, अब आपको मिलेगा लिखा हुआ संयुक्त संख्या। तो याद रखें, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। अगर संयुक्त संख्या ना मिला इसकी जगह तो आज से यौगिक संख्या मिलेगा, और यौगिक संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो याद रखना, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और कंपोजिट नंबर एक ही चीज के नाम है। ऐसे ही दूसरी बात इधर अभाज्य की है। अभाज्य संख्या कह दीजिए, अभाज्य संख्या के साथ में रूढ़ संख्या कह दीजिए। ये अभाज्य रूढ़ हर किताब में होता है, ऐसा हर टीचर बताता है। याद रखें, इसी को प्राथमिक संख्या बोलते हैं। सबसे पहले रेलवे ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था साल 2008 में, प्राथमिक संख्या। तो प्राथमिक संख्या ध्यान रखेंगे, इसको प्रधान संख्या भी बोलते हैं। प्रधान संख्या के साथ में इसको मौलिक संख्या भी बोलते हैं आप, और मौलिक संख्या के साथ में इसको असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं। और याद रखना, असंयुक्त संख्या को ही प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे नाम एक ही चीज के हैं। मैं फिर से, अगर देखने में दिक्कत हो रही है, उम्मीद करता हूं वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता रहे, सर जी दिख सही नहीं रहा, ब्राइटनेस कम कीजिए। हाँ, देखता हूं। माइकल सर हमारे यहाँ ऑपरेट जो करते हैं, माइकल सर हैं, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, तो उनको बुला लेता हूं। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राथमिक संख्या, मौलिक संख्या, प्रधान संख्या, असंयुक्त संख्या, एक एक करके मैं आगे बताऊंगा। याद रखिए, ये प्राथमिक संख्या। ऐसे सवाल आया हुआ है, सवाल पूछता है ब्राइटनेस का कोई जुगाड़ है क्या? यहाँ मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि ब्राइटनेस थोड़ा सा कम ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देंगे सब लोग। एक सवाल आया हुआ है, सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या है? आप पूछ के देखना किसी से, सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या है? जवाब नहीं दे पाते हैं लोग, मैं बताता हूं आपको। हम राजस्थान से हैं, सीकर से हैं, और सीकर में इधर नीमका थाना एक जगह पड़ती है। इधर के बच्चे आर्मी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। सीकर की बात मैं कर रहा हूँ, वैसे सब जगह के ही होते हैं। तो जब थोड़े दिनों पहले लेह लद्दाख में एक परीक्षा लगी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ऐसे कुछ करके बच्चे वहीं फिजिकल करके आए थे, वहीं रहे थे 15-20 दिन के लिए। तो वहाँ जो फायरमैन का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया, सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या है? अब लोगों को नहीं पता होता है प्राथमिक संख्या कहते किसे हैं, जबकि प्राथमिक संख्या किसका नाम होता है? अभाज्य का ही होता है। तो सबसे छोटी प्राथमिक संख्या होगी 2, लेकिन उत्तर दे के आते हैं 0, ऐसे सब लोग उत्तर दे के आ जाते हैं, जो गलत होता है। तो आज इस चार्ट पर हम एक एक करके शुरू कर रहे हैं। पहला जो हमारा होगा वो काल्पनिक संख्या होगा, पहला बिंदु। इसी को पहले समझते हैं, ये क्या है। फेसबुक यूनिवर्सिटी में आपने ज्ञान लिया होगा और फेसबुक चलाए हैं, तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा फेसबुक में कि हिम्मत है तो उत्तर दीजिए, ऐसा सुना होगा ना कई बार। आपका ज्ञान वैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आता है। मैं विश्वविद्यालय उसको बोलता हूं, क्योंकि आज के बेरोजगारों को जो 1.5 GB छात्रवृत्ति रोज की मिलती है, उसे बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं चलता हम बेरोजगार हैं। तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूं। तो फेसबुक यूनिवर्सिटी में एक काल्पनिक जो है ऐसे सवाल आता है, हिम्मत है तो उत्तर दीजिए, और फिर आ जाता है ऐसा -16 के आगे क्वेश्चन मार्क, 5-4 बार क्वेश्चन मार्क लगाता है। ऐसा देखा होगा ना कई बार। और फिर क्या करता है अगला, एक तरफ लिखता है आईएएस में पूछा हुआ सवाल, एक तरफ लिखता है 1% लोगों ने उत्तर दिया, आधी आधी बातें करता है। और ऑप्शन क्या दे देता है? ऑप्शन देता है, एक तो 4 दे देगा, एक दे देगा -4, एक देगा +-4, और एक देगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शंस दे देगा हमें। उम्मीद करता हूं आप बता सकते हैं कि क्या उत्तर होगा। मैं कमेंट अब देखूंगा आपका, देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। -16 का अंडर रूट। फिर एक मैं बहुत अच्छी चीज आपको यहां से बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि पिछली लोको पायलट जो CBT 2 लगी थी, यहां से क्या सवाल अगले ने पूछे थे, कितने लोग इसके बारे में सही से चीजें नहीं जानते हैं। मैं जवाब देख रहा हूं, 3rd दे रहे हैं आप, आंसर नहीं। ऑप्शन मैंने दिए हैं सर, आप देखिए तो सही, ऑप्शंस दिए हैं मैंने। हाँ, ये वो दासू सर वाला जय महाकाल का आशीर्वाद वाला आप बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, डी आप उत्तर दे रहे हैं, 3 उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, आप समझिए इसका सही जवाब क्या है, प्लीज जानिए। छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं आपसे इधर बात करता हूं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। मैं कहूं 25 का अंडर रूट बताइए कितना होगा। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, आप क्या बोलेंगे? 5। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, +-5 हम बोलते हैं। अंडर रूट 25 का जवाब मैंने पूछा कि बताओ क्या होगा, आपने कहा सर +-5। आपने कहा, मैं कहता हूं 8 होगा, आप कहेंगे सर गलत है। मैं कहूंगा क्यों गलत है, साबित करके दिखाइए। अगर मैं कहता हूं इसका उत्तर 8 होगा, तो आप
कहेंगे सर गलत है, मैं कहूंगा कैसे साबित करोगे कि गलत है, तो मैं बताता हूं आज के बाद। अगर किसी संख्या का आप रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर किसी संख्या का आप रूट निकाल रहे हैं तो वो सही है या गलत है ये चेक करने के लिए जिस संख्या का रूट निकाल रहे हैं आप उसको उसी से वापस गुणा कर दो। अगर उत्तर जो है वो रूट के नीचे की संख्या आ गई तब तो आपका उत्तर सही है, वरना गलत है। इसका मतलब 64 आ रहा है तो 8 तो गलत है। ऐसे मुझे आप गलत साबित करोगे। अब देखो यहां रूट 25 का मान प्लस माइनस 5 है, क्या ये सही है? तो अगर प्लस 5 आपका सही तभी होगा जब प्लस 5 को आप प्लस 5 से गुणा करेंगे और प्लस का 25 आएगा। क्या रूट के नीचे वाली संख्या आ रही है? आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब प्लस 5 सही आंसर है। इसका उत्तर माइनस 5 तब सही माना जाएगा जब माइनस 5 को आप माइनस 5 से गुणा करोगे। 5 5 कितना होता है? 25। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो प्लस का इसका भी उत्तर कितना आता है? 25। इसका मतलब माइनस 5 से भी यही उत्तर आ रहा है और प्लस 5 से भी यही उत्तर आ रहा है, तो इसका उत्तर प्लस माइनस 5 दोनों होगा। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे आज के बाद कि किसी भी संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। अब सवाल था कि इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर या तो होगा प्लस का 5 4 और या होगा माइनस का 4। देखते हैं प्लस का 4 सही है या माइनस का 4 सही है। अगर इसका उत्तर प्लस का 4 सही है तो आप बोलेंगे कि सर प्लस 4 को हम प्लस 4 से गुणा करके देखना चाहेंगे। प्लस 4 को प्लस 4 से गुणा करूंगा प्लस का 16 आएगा जबकि आना चाहिए माइनस का 16। दैट्स रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है भाई। अगर इसका उत्तर माइनस 4 है तो आप माइनस 4 को माइनस 4 से मल्टीपल करके देखेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीपल करूंगा प्लस और 4 चौका 16, माइनस भी गलत आंसर है भाई। अगर गलत है तो ये भी गलत है सर। अगर यही गलत है तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सवाल है फिर इसका उत्तर क्या है, मैं बताता हूं इसका उत्तर क्या है और कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए प्लीज। पहली बात, आज से हम ये जानेंगे कि नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल होता ही काल्पनिक है। इस दुनिया में जितनी भी नेगेटिव संख्याएं हैं उनका वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। ऋणात्मक मैं लिख देता हूं ऋणात्मक संख्याओं का, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो आपके लिए जरूरी है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होगी। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होगी। इस दुनिया में जितनी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका सबका जो है वो काल्पनिक संख्या होगी। एक कबीर बोल रहे हैं आई लव यू सर, लव यू भाई। तो हाँ 4 आयोटा। अभी देखते हैं इसका सही जवाब। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमेशा काल्पनिक संख्या होगी। जैसे आप सोच सकते हैं कि कोई भी संख्या है, -16 है, अगर ऋणात्मक संख्या है इसके ऊपर रूट है, काल्पनिक है। सर रूट का मतलब, मैं एक और चीज यहां से बताता हूं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताते जाऊंगा जो पूरी गणित में हमारे काम आने वाले हैं। याद रखना, एक शब्द मैंने लिखा वर्गमूल। इस वर्गमूल के साइन पढ़िए सारे लोग। वर्गमूल का क्या क्या साइन होता है देखो। एक चीज मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। मुझे ना आप लोग ये शेयर वगैरह, लाइक वगैरह, ये सब अगर आपको लग रहा है कि मजा आए या मजा आ रहा है तो आप सब लोगों तक इस बात को पहुंचाओ। लाइक वगैरह जो भी आपको करने होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा मुझे आती नहीं है। लोग वो आग लगा दो और छप्पर फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं इतना सब तो जानता नहीं। मैं आपको ये बता सकता हूं एग्जाम में क्या आएगा, कैसे सवाल बन रहे हैं, क्या पढ़ोगे तो नौकरी लग जाओगे। मैं ये चीजें आपको बता सकता हूं। वो हलवा बनाने वाली चीजें सब मेरे बस की बात नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। तो वर्गमूल जो है इसके साइन देखो। एक तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसे रूट लगा है वो वर्गमूल का ही साइन है। प्लीज ध्यान देंगे, अगर यहां 2 लिखा है, क्योंकि एक जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसमें और इसमें फर्क होता है, नहीं फर्क होता है, माफ कीजिए। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। एक इसका साइन होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर आधी पावर लगी है, वो भी वर्गमूल को दर्शाता है। याद रखिए किसी भी संख्या के ऊपर 0.5 लगा हुआ है, ये भी वर्गमूल को दर्शाता है। ये सब के सब साइन वर्गमूल के हैं। सबका मतलब वर्गमूल ही होता है, इन सबका मतलब। ध्यान दीजिए, जैसे कई बार आपने नहीं देखा 81 की पावर 0.5 लिखी होती है, अब आप कहते हैं बाप रे पता नहीं इसका क्या होगा, मरता वही को नहीं हो, मर जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका मतलब अंडर रूट 81 का पावर 0.5 है, इसका मतलब 9 है। तो वर्गमूल के कुछ साइन होते हैं, तो ध्यान रखो। माइनस का 16 का अंडर रूट है। एक चाहे कैसी भी संख्या है, माइनस का यहां 2 लगा सकता है अगला। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां लिख दिया अगले ने 36 और इसकी पावर 0.5 लगा दिया। अब कई बच्चे इसको काल्पनिक संख्या मानते ही नहीं है, वो कहते ही नहीं है कि काल्पनिक संख्या होगी, लेकिन ये काल्पनिक संख्या होगी। नेगेटिव संख्या के ऊपर अगर 0.5 पावर लगा है, वर्गमूल का साइन लगा है, वो हमेशा काल्पनिक होता है। वैसे इसकी एक अंदरूनी बात यह है कि, अच्छा एक चीज इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि केवल ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक है, या ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल काल्पनिक नहीं है सर ना। इसका मान -2 आता है।
आएगा -2, क्योंकि आप -2 को आपस में गुणा करोगे तो -8 होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि -8 का किसी भी नेगेटिव संख्या का घनमूल पॉसिबल है, वर्गमूल की जहां तक बात है वो नहीं होगा। वैसे ऋणात्मक संख्याओं की समघात की जो करनी होती है वो भी काल्पनिक संख्या होती है। समघात की करनी का मतलब होता है अगर कोई नेगेटिव नंबर है और यहां अगर सम संख्या लिखी है वो काल्पनिक होगी। मैं एक नई चीज बता रहा हूं, अगर आप ज्यादा पढ़ चुके हैं, आपको चीजें ज्यादा आ रही हैं, तब मैं आपके लिए बता रहा हूं कि नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल हमेशा क्या होती है सर, काल्पनिक संख्या होती है। नेगेटिव संख्या की समघात की करनी भी काल्पनिक संख्या होती है। यहां नेगेटिव संख्या है, यहां कोई सम संख्या, जैसे उदाहरण बताऊं आपको, मान लो -16 है और अगर यहां 4 लिखा है तो ये भी अपने आप में काल्पनिक नंबर ही है। ये उनके लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेरा आगामी अनुमान है ये कि ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये सारी की सारी काल्पनिक संख्या है। आइए इसमें कुछ चीजें और बताता हूं, सुनना। मैंने ये तो कह दिया कि काल्पनिक संख्याएं होती है ऋणात्मक संख्याओं का। सर आप जानते हैं एक का चाहे कितना अंडर रूट, पहले तो एक बात ये है, एक की 1 पावर 1 होती है, एक की 2 पावर 1 होती है, एक की 3 पावर 1 होती है, एक की 4 पावर 1 होती है, एक की 5 पावर 1 होती है। मतलब एक की कोई भी पावर लगाओ उत्तर 1 आता है, ऐसा आप सब जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक का वर्गमूल 1 होता है, एक का घनमूल जो होता है वो 1 होता है, एक का चतुर्थ मूल जो होता है वो 1 होता है, एक का पंचम मूल होता है वो 1 होता है, एक का पंचम मूल भी 1 होगा, एक का षष्टम मूल जो होगा वो भी 1 होगा। मैं आपको मूल पढ़ाऊंगा, जब घातांक करनी हम पढ़ेंगे तब मूल पढ़ेंगे। तो ये सब 1 होते हैं, लेकिन इन सब की हमें बात नहीं करनी है। बात हमें इस बात की करनी है कि -1 जो होता है इसका अंडर रूट क्या है। तो याद रखें -1 भी अपने आप में क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। -1 का अंडर रूट भी अपने आप में काल्पनिक संख्या, और गणित में -1 के अंडर रूट को आयोटा के नाम से बोलते हैं। बोलो किस नाम से बोलेंगे, आयोटा के नाम से बोलेंगे। -1 के अंडर रूट को आयोटा के नाम से बोला जाता है। और जहां कहीं भी -1 है, अब इसमें एक चीज देखेंगे, -1 का अगर कोई अंडर रूट है, मैंने कहा ये आयोटा होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो याद रखना इसका भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अब एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट में ज्यादा बताता हूं, यहां ध्यान रखें। जिन बच्चों को नहीं पता है, किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करने पर वो संख्या खुद आती है। आज के बाद ये बात याद रखेंगे, याद रखेंगे। किसी रूट वाली संख्या का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, केवल वही आंसर आता है। 2 बातें, किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करो, वही संख्या आ जाती है। किसी संख्या पर स्क्वायर और रूट दोनों है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वही संख्या रहेगी। तो आप बताओ स्क्वायर से रूट अगर मैं काट दूंगा तो -1 बराबर किसके होगा, आयोटा स्क्वायर के। तो एक और बात याद रखोगे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ज्यादा मत याद रखो, एक बात याद रखो, आयोटा बोले तो -1 का अंडर रूट, बस, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आगे चलते हैं। ये हो गई काल्पनिक संख्याएं। मैंने जो आपको चार्ट दिया है इधर, उस चार्ट में पहला ही बिंदु था काल्पनिक संख्या, और इस काल्पनिक संख्या के लिए आपने समझा कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उनका वर्गमूल जो होगा वो काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। अब बात आती है सर, इसी में मैं सेमिश्र संख्या आपको बताता हूं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो आता है सेमिश्र संख्या का। सेमिश्र संख्या ये क्या चीज है, ध्यान रखें। सेमिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर वास्तविक संख्या का, बहुत काम की चीज यहां से निकल रही है अगली, अगर वास्तविक संख्या का जोड़ बाकी होता है कहीं भी काल्पनिक संख्या के साथ, उसको बोलते हैं हम सेमिश्र संख्या। अब बात यह थी कि इधर मैंने आयोटा शब्द इस्तेमाल करा। मैंने एक सवाल थोड़ी देर पहले आपको दिया था, -16 का अंडर रूट होता क्या है। मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या मैं इसको 16 गुणा -1 का अंडर रूट लिख सकता हूं? आप कहेंगे यस सर। ध्यान रखें, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूं, अगर आज के बाद रूट के नीचे 2 संख्या गुणा में है तो आप उनको अलग अलग रूट के नीचे लिख सकते हैं। अगर 2 संख्या भाग में है और एक साथ रूट के नीचे हैं तो आप उनको एक अलग अलग रूट के नीचे लिख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे सब लोग, अगर संख्याएं एक रूट के नीचे प्लस या माइनस में है तो आप कभी भी उनको अलग अलग नहीं लिख सकते, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा करना गलत है। पानी पिलाओ भाई महेश, ऐसा करना गलत ऐसा करना गलत होगा। ठीक है, ये गलत है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको √16 गुणा -1 का अंडर रूट कह सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर। √16 का अंडर रूट होगा 4 और इसका अंडर रूट होगा आयोटा, ऊपर देखो, इसका मतलब इसका मान होगा 4 आयोटा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हैं। तो आज से आप एक नया अप्रोच ये सीखे हैं, जिनको नहीं पता है वो ये अप्रोच सीख गए हैं कि अगर आज के बाद कहीं भी
इधर चलो यही बता देता हूं। अगर आज के बाद कहीं भी -100 का कोई अंडर रूट पूछे तो 100 का अंडर रूट तो 10 ही होता है, माइनस की वजह से आयोटा लगा देना। अगर कोई कहे कि 49 माइनस का है, इसका अंडर रूट बताइए, तो आप 7 का क्या लगा देना, आयोटा। ये लो, बस इतना ही होता है और कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखिए। हाँ, एक मेरा पुराना स्टेटमेंट है, एक लिख रहे हैं मुकेश कुमार कि एग्जाम में नहीं आया तो बजरंग कांटा पर। वैसे है ना, पहले ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं थे, इनको लगता था कि पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बोलता था कि अगर एग्जाम में पढ़ाया हुआ नहीं आए तो एक ऐड देखा था मैंने, कोई पटना का था कि जिंदा जला देना चौराहे पे, तब मैंने कहा था बजरंग कांटा पे जिंदा जला देना। तो ठीक है, आगे देखिए। सेमिस्टर संख्या होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जोड़ बाकी। वास्तविक संख्या जैसे मान लो आपने ले लिया कोई 5 प्लस, हाँ रख दो 5, और काल्पनिक संख्या मान लीजिए आपने ले ली -2। ये सर एक दोनों मिला के सेमिस्टर संख्या होगी। अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे अपन, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कोई संख्या 3 है, माइनस यहां से माइनस का 8 है, ये अपने आप में काल्पनिक संख्या है, ठीक है, सॉरी सेमिस्टर संख्या होगी। जोड़ बाकी वास्तविक संख्या ये, काल्पनिक संख्या ये। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं आपको 5 प्लस माइनस का 9 अंडर रूट, क्या ये भी सेमिस्टर संख्या? आप कहेंगे हाँ सर, ये वास्तविक, ये काल्पनिक। अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं इसको 5 + 3 आयोटा लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर। तो इसका मतलब 5 + 3 आयोटा भी अपने आप में वह सेमिस्टर संख्या है। इसमें ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। तो प्लीज ध्यान देंगे यहां से, अगर आज के बाद कभी भी a + b आयोटा नाम से कोई नंबर हो तो ये अपने आप में एक सेमिस्टर संख्या होती है। और याद रखना, यहां a तो होता है वास्तविक भाग। कौन सा भाग होता है? ए तो होता है वास्तविक भाग, और बी आयोटा जो होता है, ये बी आयोटा होता है काल्पनिक भाग। कौन सा भाग होगा? काल्पनिक भाग। अगर आपको कभी भी कहे कि ए + बी आयोटा में वास्तविक भाग क्या है, तो ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, बस इतना ही। अब पहले जितना पढ़ाया, मैं ये देखता हूं कि क्या सच में इससे रिलेटेड कोई आज तक सवाल आया है। चलिए सवाल देखिए और जवाब दीजिए, बोलो। हाँ अब आते भाई महावीर, बोलो जवाब दो। देखे मैंने एक सवाल लिखा है, ALP CBT 2 2019 असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम लगा था। हाँ जी, बोलो जवाब दीजिए। और ऐसा क्यों है कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने लाइक नहीं है? गलत बात नहीं है ये। बोलो। मैंने पूछा संख्या 5 आयोटा का वास्तविक भाग क्या है? 0। ध्यान दीजिए, ये बेचारा अकेला ही। देखो एक चीज और बताता हूं, 5 आयोटा किसका मान होता है? 5 आयोटा होता है -25 के अंडर रूट का। ये तो खुद ही अपने आप में काल्पनिक है। अगर कभी भी आज के बाद ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा गुणा हो जाता है, जैसे मान लो 12 है और 12 आयोटा के साथ गुणा हो रहा है, तो ये काल्पनिक नंबर है। और इसमें वास्तविक भाग कुछ नहीं है, क्योंकि इसको मैं 0 + 5 आयोटा कह सकता हूं। तो वास्तविक भाग जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये अपने आप में पूरा का पूरा ही क्या है? काल्पनिक नंबर है। नहीं सर, बी आप आंसर गलत दे रहे हैं, बी नहीं होगा सर, आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ आगे देखो, ALP CBT 2 2019 में ये सवाल आया गया और पूछा गया कि संख्या 8 + 11 आयोटा का वास्तविक भाग क्या है? उत्तर देखते ही उत्तर दीजिए, आप कहेंगे ये आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा ये वास्तविक भाग होता है और ये काल्पनिक भाग होता है। याद रखना, आयोटा जिस नंबर के साथ जुड़ेगा वो क्या होगा? काल्पनिक, और ये वास्तविक। बस ऐसे ऐसे सवाल CBT 2 में आए हैं। लेकिन अगर अब देखो, आपने पढ़ा तो आप लोगों के लिए नॉर्मल बात हो गई, जब आपने नहीं पढ़ा तो आप लोगों के लिए बुरी बात थी, समझ नहीं आता था कि क्या करना है। आगे देखिए, अगले ने पूछा कि 6 + 3 आयोटा + 2 + 5 आयोटा का मान क्या होगा? ये भी ALP CBT 2 2019 में पूछा है। TCS का न्यू वर्जन आप इससे मानिए। ऐसे सवाल आगामी चीजों में आप लोगों के लिए अच्छे काम आएंगे। क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या होगा? देखिए कुछ नहीं है, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता तो चिन्ह चेंज हो जाते, यहाँ तो प्लस है। प्लस है तो आप कहेंगे 6 + 3 आयोटा और +2 + 5 आयोटा। तो आप कहेंगे सर 6 और 2 8 और 5 और 3 8। बस उत्तर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। ये सब CBT 2 में आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अब नेक्स्ट चीज आपको पढ़ानी है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए हमने जो चार्ट अभी देखा आप लोगों ने, उस
चार्ट पर मैं वापस आता हूं और बताता हूं कि उस चार्ट में क्या क्या था। ये रहा, देखिए सेमिस्टर संख्या मैंने कह दी, काल्पनिक संख्या मैंने कह दी। अब हम वास्तविक संख्या पर, याद रखना काल्पनिक संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्या बच जाएंगी वो सारी की सारी वास्तविक होंगी। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या पर और इसका परिमेय और अपरिमेय नाम का पाठ पूरा करेंगे। मुद्दे की बात अब शुरू करने जा रहा हूं। आज तक जिन लोगों को परिमेय अपरिमेय की जान पहचान नहीं थी, जो लोग नहीं जानते थे कि परिमेय अपरिमेय क्या है, कैसे सवाल आते हैं, भरोसा रखिए P बटा Q के रूप में एक संख्या लिख देना परिमेय होती है नहीं होती है, इन पर हम नहीं करेंगे। इस पर बहुत अच्छा एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं। तो अब आप थोड़ा सा सांस रोक के बैठिए। सांस रोक के बैठने का मतलब होता है दिल थाम के बैठिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप नाक बंद करके ही बैठ जाओ। हाँ, दो नंबर्स आज हम बात करेंगे। एक तो बात करेंगे परिमेय संख्या क्या है। किताबी ज्ञान कहता है जिसको P बटा Q के रूप में लिखा हो परिमेय होगी। और एक हम बात करेंगे आज अपरिमेय संख्या क्या है। इन दोनों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छोड़ो इस बात को, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। इस दुनिया की, इस मैथ्स की कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको आप अंश और हर में लिख सकते हैं, और इस दुनिया की कौन सी संख्या ऐसी हैं जिनको आप अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। प्लीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु की शुरुआत में करने जा रहा हूं। अब देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको अंश और हर के रूप में आप नहीं लिख सकते, और कौन सी संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। पहले मैं ये बताता हूं अंश और हर के रूप में कौन कौन सी संख्याएं लिखी जा सकती है। याद रखना, गिनती की जो संख्याएं हैं आप इन्हें अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 6, 7 ऐसे जितनी गिनती की संख्या है सब अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। और याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव का तो खेल ही नहीं है इसमें। अपने धनात्मक ऋणात्मक नो इश्यू, ठीक है? तो जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी गिनती की संख्या है सबको अंश और हर में बना सकते हैं। कोई बच्चे पूछे कि सर कैसे, तो 5/1, या फिर आप इसे 50/10 लिख सकते हैं, या 50/10 लिख सकते हैं। आप चाहो तो इससे 500/100 लिख सकते हैं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ अंश और हर? तो अंश और हर जितनी संख्या है नेगेटिव हो, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे सारी संख्याओं को अंश और हर में कन्वर्ट करा जा सकता है। ध्यान रखें, 0 को भी अंश और हर में लिखा जाता है। मैं एक एक बात बता रहा हूं। ये तो नॉर्मल संख्या हुई। जितनी भी रूट की संख्याएं हैं जिनका सीधा सीधा मान निकलता हो उनको भी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे रूट मान लीजिए 9 है, इसका सीधा मान सब जानते हैं 3 होता है अंश और हर में। हाँ, इसका +-3, तो इसके जैसे ही नंबर बन गया। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 64 का घनमूल है, तो आप कहेंगे 64 का घनमूल को भी क्या लिखा जा सकता है, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4। तो आप कहेंगे ये सारी की सारी कौन सी संख्या होगी, अंश और हर में लिखी जा सकती है। इस दुनिया की रूट की वो संख्याएं जिनका सीधा सीधा मान निकाला जा सकता है उनको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और जिनका सीधा मान नहीं निकाला जा सकता उनको अंश और हर में नहीं लिख सकते। तो ऐसी रूट की संख्या जिसका सीधा सीधा मान निकाला जा सके उनको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। आगे जितनी भी पहले से बट्टा में लिखी हुई है इनका तो क्या ही अंश और हर लिखना है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1/2, 3/5, 11 सही 2/9, 22/7, -99/70, ये सब संख्या जो है ये अंश और हर में पहले से लिखी हुई है, मतलब इनका भी अंश और हर बना हुआ है। अब बात करते हैं दशमलव पर। बहुत अब और चीज मैं यहां से बताता हूं, फिर क्वेश्चंस निकालेंगे। अंश और हर वाली दशमलव की संख्या है। दशमलव की संख्या 2 प्रकार की होती है। देखना एक बार, दशमलव की संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। आप ये मत समझना कि सर पढ़ा तो रहे थे आप लोग परिमेय अपरिमेय, ये कहां पहुंच गए। चिंता मत कीजिए, जब इस बात को मैं खत्म करूंगा आज के बाद परिमेय अपरिमेय की बीमारी खत्म कर दूंगा जिंदगी भर के लिए। दशमलव भिन्न जो है शांत और अशांत। शांत का मतलब 1.5। सर शांत दशमलव को आप लिख सकते हैं 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हैं। माइनस का 3.25 है, आप इसको माइनस का 325/100 लिख सकते हैं। जितने भी शांत दशमलव हैं, शांत का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, उन सबका अंश और हर बनता आया है आज तक। तो याद रखना 1.5 है, माइनस का 3.259 है, ठीक है, 11.5279405 है। ये शांत दशमलव मतलब जो कहीं ना कहीं जाकर एक जगह रुक जाता है। उन सबके आज बचपन से आप जीरो हटाकर पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगाते आए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इनको आप अंश और हर में लिखना जान गए होंगे। ऐसी संख्याएं अशांत। अब अशांत संख्या 2 प्रकार की होंगी, इधर देखना। अशांत संख्या 2 प्रकार की होती है।
एक तो ऐसी संख्या होती है जो रिपीट होते हुए अनंत तक चलती है, देखा होगा ना कई बार। याद रखें, रिपीट होते हुए जो नंबर अनंत तक जाता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। कई बार इसके ऊपर डॉट भी लगाया हुआ आ जाता है। कई कई बच्चे कहते हैं गुरुजी स्याही ज्यादा लग गई, स्याही ज्यादा नहीं लगी है, √3 के .3 के ऊपर अगर डॉट लगाए इसका मतलब है वो संख्या अनंत तक जा रही है। इधर किसी संख्या के ऊपर अगर बार लगाए इसका मतलब वो संख्या अनंत तक जा रही है। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे, अगर ऐसी संख्या जो अनंत तक जाती है, एक तो ऐसी संख्या होती है रिपीट होते हुए अनंत तक जाती है, एक ऐसी संख्या होती है जो बिना रिपीट हुए ही अनंत तक जाती है। ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? तो ध्यान रखना, बस मुद्दा यहीं खत्म हो जाता है। ऐसान दशमलव भिन्न, इनका सर ध्यान रखना अंश और हर बनता है। ऐसी संख्याएं इस दुनिया में जिनके ऊपर बार लगा होता है, या ऐसी संख्याएं जो रिपीट होते हुए अनंत तक जाती हैं, उनका आप अंश और हर बना सकते हो। और इनका अंश और हर बनाया जाता है 9 लगा के। दशमलव भिन्न पढ़ाऊंगा एक संडे की मैराथन में, आप इसको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 0.3 के ऊपर जो बार होता है, ध्यान रखो मैं एक चीज में बता देता हूं, एक तो होता है 0.5 और एक होता है 0.5 के ऊपर बार। पहली बात, इसका मतलब है ऊपर वाले का मतलब है 50 पैसा और इसका मतलब है 0.5 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे अनंत तक, ये मतलब होता है इन सब का। तो इसमें और इसमें फर्क है, ये ध्यान रखें। अगर बार लगा हुआ है, नॉर्मल संख्या का अगर आप जब जब पॉइंट हटाते आए हैं आज तक, तब बट्टा 10 बचपन से लगाते आए हैं। दशमलव भिन्न पढ़ाऊंगा, बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। और आज के बाद याद रखना, अगर किसी बार वाली संख्या का पॉइंट हटाना हो तो बट्टा क्या लगाते हैं? 9। जितने अंकों के ऊपर बार हो आप हल करके देख लो, 5 में 9 का भाग देके देख लो, 0.5 5 5 5 5 अनंत तक जाएगा कभी भी। तो सर हमेशा ध्यान रखना, इस पैटर्न के जो नंबर होते हैं या इस पैटर्न के जो भी नंबर होते हैं, कोई अंक या अंकों का समूह अनंत तक जाए तो उसको हम अंश और हर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसी बात को जानना था। तो प्लीज ध्यान देंगे, मुद्दे की बात यह थी कि ऐसी दशमलव भिन्न जो शांत दशमलव के अंतर्गत आती है उनका अंश और हर बनता है। ऐसी दशमलव भिन्न जो अशांत में रिपीट होते हुए अनंत तक चलती हैं उनका भी अंश और हर बनता है। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिख लेना कि इनके ऊपर या तो बार लगा दिया जाता है या डॉट लगा दिया जाता है। तो आपने क्या सीखा? 2.5937 के ऊपर बार लगा हुआ है। जितनी भी बार वाली संख्या है सबके ऊपर इनका अंश और हर बनेगा। इनका तो बनता है अंश और हर। अब अंश और हर बनता किसका नहीं है वो और जान लो। अंश और हर नहीं बनता है ऐसी संख्याएं जिनका सीधा सीधा रूट ना निकलता हो। √2 का सीधा मान नहीं आता है। अगर √2 का सीधा मान नहीं आता है तो ध्यान रख, कई बच्चे कहते हैं जी √2 का मान होता है 1.4142। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या तो रूट वाली संख्याओं की खास बात होती है या तो इनका सीधा सीधा रूट आता है, और अगर सीधा आ गया तो सीधा आ ही गया, फिर तो अंश और हर बन जाएगा। और याद रखना, या फिर सीधा रूट नहीं आता है इनका कभी भी। अगर सीधा रूट नहीं आता है तो फिर इनका अनंत तक चलता है। जैसे इसका मान देखो, आप चाहे गूगल करके देख लेना, √2 का वैल्यू आप देखेंगे 1.4142 1.356 ऐसे अनंत तक जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। हाँ, अनंत तक जाता है इसकी वैल्यू। इसलिए √2 का सीधा अगर मान नहीं आता है इसका कभी अंश और हर नहीं बनेगा, क्योंकि इसका पॉइंट नहीं हटा सकते आप। पॉइंट हटा ही दो ही चीजों का सकते हैं, या तो शांत है या बार वाली है। इनका कभी पॉइंट नहीं हटा सकते क्योंकि अनंत तक जा रहा है और रिपीट होते हुए नहीं जा रहा है। इनको बोलते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। तो एक तो ऐसी रूट वाली संख्या जिनका सीधा सीधा रूट नहीं निकलता है, √3 है, √5 है, याद रखना √8 है। हाँ, √8 का घनमूल निकलता है भाई 2, याद रखना 8 का वर्गमूल नहीं निकलता है सीधा। और जिस संख्या का सीधा वर्गमूल नहीं निकलता है तो आप कहेंगे √3 √5 √8। ठीक है, तो इनका कभी, बस ये बता दूं फिर मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, आप क्या बोल रहे हैं मैं सुनता हूं। तो ऐसी संख्याएं जिनका सीधा रूट नहीं निकलता उनको आप कभी भी अंश और हर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंश और हर में कन्वर्ट किससे नहीं किया जा सकता। एक नंबर बात, एक ऐसी संख्या जो पहले से अनंत तक जा रही है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट ना तो रिपीट हो रही है और ना रुक रही है, उसका तो कभी पॉइंट आप हटा ही नहीं सकते। तो इनको आप कभी भी अंश और हर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आइए अब जानते हैं परिमेय और अपरिमेय क्या है। मैं एक लाइन में सारी बात खत्म कर रहा हूं, जानिए सर।
सबसे पहले हम इसी पर देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इस दुनिया की ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिनका सीधा सीधा अंश और हर बनाया जा सकता है। नाम दे दिया गणितज्ञों ने और कुछ भी नहीं है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसका नाम है ना, इसे मार्क करते हैं, लिखते हैं, तो क्या नाम दे दिया? मार्कर नाम दे दिया। आपका भी नाम दिया होगा ना, कोई ना कोई आपका भी नाम है। जैसे चमन का नाम, अब चमन का नाम चमन के हिसाब से पड़ा है, आप जानते हैं। तो इसलिए हाँ हैंडसम लग रहे हैं। तो सर प्लीज सुनिए, बात ये थी परिमेय संख्या जो है जिनका अंश और हर बन सकता है। गणित में ऐसा कहा गया कि इनको क्या नाम दें जिनका अंश और हर बन रहा है, तो किसी ने कहा कि परिमेय संख्या नाम दे दो। तो परिमेय संख्या एक नाम है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि 2k लगा होता है। अब ये 2k जो है ये अपने आप में 2000 की वैल्यू रखता है। आप देखते हैं ना ऐसे 2k व्यूज आए हैं, तो ये 2000, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका लिखने का, नाम दे दिया है ऐसे। इसलिए आप जो भी देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पे आप लिखते हैं, तो इनको परिमेय संख्या नाम दिया। ये सब की सब परिमेय संख्या में आती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका अंश और हर नहीं बनता है वो आपकी अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्या, बस बीमारी खत्म है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका अंश और हर आप नहीं बना सकते उनको आप अपरिमेय के अंतर्गत बोलेंगे, और जिनका अंश और हर बना सकते हैं उनको परिमेय के अंतर्गत बोलेंगे। उदाहरण में लिख देता हूं, जानिए सब। √2, मैं इधर जब आप लिखें तो √2 क्या लिखा अभी? 1.41421356। ऐसे आप अनंत तक, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी रुकती नहीं है। रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी वालों के लिए थोड़ी भारी बात हो जाएगी, लेकिन जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे। इसका लगभग जो मान होता है, √2 का लगभग मान होता है वो 99/70 के होता है। √2 की लगभग वैल्यू 99/70 होती है, ठीक है। हाँ, मैंने 2 बार एसएससी जीडी क्लियर की है। क्या हुआ भाई पांचीलाल जी, फिर दिक्कत कहाँ आई आपके एसएससी जीडी में? अगर किया है तो बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। हाँ अच्छा, अब अगला टारगेट एएलपीएफ, वेरी गुड। देखिए √2 की वैल्यू लगभग 99/20/70 होती है। वैसे इसका मान होता है, सीधा नहीं होता। ऐसी रूट वाली संख्या, एक तो ये हो गया, मतलब ऐसी रूट वाली संख्या जिनका सीधा सीधा मान नहीं होता है। √5 मैंने अभी बोला, लिखना चाहो √8 बोला, √11 बोला, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। अब एक चीज और यहां बताऊंगा, देखना रूट कैसे हटाते हैं, बताएं। हाँ बताते हैं, सुनिए एक चीज और बताते हैं सर। ऐसी रूट वाली संख्या जिसका सीधा सीधा मान नहीं हो सकता, मैंने एक बात बोली, क्या ये इसका सीधा मान आएगा? ये अब नई चीज सिखाता हूं, क्योंकि अब की बार बीमारी यही हुई है। 2022 और 21 में टीसीएस ने सबसे ज्यादा यहां से सवाल पूछे हैं परिमेय अपरिमेय के। अभी दिखाना शुरू करूंगा आपको। संख्या का मूल कैसे निकालते हैं वो जान लो। सर आप जानते हैं 8 का घनमूल निकालने का क्या अर्थ है? बहुत आराम से सुनना। 8 का घनमूल निकालने का अर्थ होता है, यहां जो नंबर लिखा होता है ना, यहां जो नंबर, ये कहता है कि एक ऐसी संख्या चुनो जिसको आपस में मेरे जितनी बार गुणा करने पर इस रूट के नीचे, हाँ इस त्रिपाल के नीचे वाली संख्या आ जाए। अगर कोई इस दुनिया में ऐसी संख्या है तब तो वो उसका उत्तर है, वरना है ही नहीं। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको आपस में 3 बार गुणा करें और 8 आ जाए? तो आप कहेंगे 2 × 2 × 2। हाँ, इसका मतलब इसका उत्तर 2 है। ऐसे मूल निकालते हैं। अब मैंने क्या कहा कि क्या आप 5 का चतुर्थ मूल निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ या ना, अभी जानते हैं। मैं कहता हूं क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसको आपस में आप 4 बार गुणा करें और 5 ले आए? अगर है तब तो वो उसका उत्तर है, वरना नहीं है। यहां ध्यान रखिए, हो सकता है भाई वो कौन कौन संख्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। इससे ज्यादा क्या होगा? कोई एक रखूंगा तो एक ही एक जो है वो 4 बार गुणा होगा तो 1 आएगा। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब 2 तो ऊपर चला गया, 1 वैसे नहीं है। इसका मतलब इसका कोई उत्तर नहीं निकाला जा सकता। अगर इसका सीधा उत्तर नहीं निकाला जा सकता तो आप कहेंगे सर 5 का चतुर्थ मूल नहीं निकाला जा सकता। सवाल पूछा जा रहा है सर रूट कैसे हटाते हैं, ये आपको देखना है। सर रूट हटाने का मतलब होता है मूल हटा देना। जैसे मैं एक चीज बताता हूं, अगर यहीं ये 4th मूल है, रूट छोड़ो, रूट तो केवल वर्गमूल को कहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं किसी भी संख्या का मूल कैसे गायब करते हैं? बराबर 1 है। सर कुछ नहीं करना है यहां, या फिर ऐसे मान लो किसी ने ये लिख दिया हो, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम होती कभी भी अगर आ जाए आपके सामने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भाई खड़ा है। जितनी संख्या यहां होती उतनी उधर पावर लगा दो बस। तो अगर आपको कहे अक्स बराबर कितना होगा तो आप बोलेंगे 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81। बस आंसर आ गया। ऐसे रूट हटा लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा होता कि वर्गमूल है और बराबर 5 है,
कुछ नहीं हो तो 2 माना जाता है, एक जैसी कोई चीज नहीं होती है रूट में, मिनिमम शुरुआती 2 से होती है, तो अक्स बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बोले तो 25, बस ऐसे रूट हटा लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो बात ये थी कि ये सारी संख्या जो है वो आपकी कौन सी होंगी सर, अपरिमेय संख्या होंगी, क्योंकि इनका सीधा मान नहीं निकाला जा सकता। कुछ वैल्यूज और लिख रहा हूं, प्लीज सुनेंगे। मान लीजिए कि और संख्या कोई देखते हैं, कुछ भी, यहां मान लीजिए 5 लिख दिया और यहां मान लीजिए 10 लिख दिया, इसका कोई मूल 5 बार ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसको 5 बार आपस में गुणा करो और 10 निकाल सको, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब आती है पाई पर, एक नाम और ले रहा हूं सर, ठीक है, पाई। तो मैं अगर आपको कहूं पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, फटाफट लिखिए पाई का मान क्या होता है। मैंने कहा पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट पाई का मान क्या होता है। मैं देख रहा हूं, पानी पीता हूं, आप बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए पाई का मान क्या होता है। हम्म 23/7, नो सर, 22/7, 3.14, बोस का स्वभाव मतलब ऐसे गलत उत्तर देके उकसारिया होते हैं। हाँ देखो मैं बताता हूं, लगभग 22/7। सर खत्म करता हूं इस बीमारी को, पाई वाले को, आज के बाद कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बताता हूं रेलवे ने क्या क्या सवाल पूछ लिए, प्लीज रेलवे वाले बच्चे स्पेशल ध्यान देंगे, एसएससी जीडी वालों टीसीएस के सवाल है, प्लीज देखना। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होता, पता नहीं तुमने कहां पढ़ा है, पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। याद रखो पाई का मान लगभग 22/7 होता है, कभी भी पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होगा, पाई का मान लगभग 22/7 होगा। प्लीज ध्यान देंगे, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है तुमने गलत पढ़ी है, फिक्स 22/7 ने। क्या बात है अंकित ने बढ़िया वाला शानदार से जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा फिर भी नहीं लिख पाया है। प्लीज देखिए पाई का जो मान होगा वो 3.1415, इधर लिख देता हूं, ऐसे पाई का मान होता है सर। कई लोग सोच रहे रट क्या है, हाँ गणित का मास्टर हूं, रटूंगा नहीं तो कहां जाऊंगा। पिछले 8 सालों से रेलवे वालों को पढ़ा रहा हूं, रेलवे के लिए जड़ खोद दी है पूरी की पूरी, रेलवे को पूरी को खंगाल चुका हूं आज से आज तक का। अगर अब भी मैं पाई का मान इतने नंबर्स तक नहीं याद कर पाऊंगा तो फिर काई का रेलवे का मास्टर हूं, काई का रेलवे एसएससी को पढ़ाता हूं, काई का टीसीएस का एक्सपर्ट हूं, कुछ भी एक्सपर्ट नहीं हूं। फिर ध्यान दीजिए मैं बताता हूं पाई की वैल्यू जो है, हम मुझे याद है इतनी वैल्यू तक मैंने याद कर रखी है, रट रखी है। क्यों जरूरी है रटना, ध्यान से सुनिए। पाई का मान ऐसे अनंत तक रुकता नहीं है। मैं एक बात बताता हूं, पाई एक ऐसा नंबर है जिसका जब भी विकास हुआ था तब पाई का विकास हुआ था लगभग, शायद पता नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, 6वीं के सदी ईसा पूर्व ऐसे कुछ करके हुआ था। 3.142 ही अंकों तक पाई का मान निकाला गया था जब भी पाई को खोजा गया था। लेकिन पता है साल 2017 में फ्रांस के 2 गणितज्ञ थे, उन्होंने 314 खरब तक पाई का मान निकाल दिया है, और पाई का मान आज भी रुक नहीं रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। विश्व रिकॉर्ड बनाया था, विश्व रिकॉर्ड इसलिए बना था क्योंकि 3.14 जो है यही डिजिट सेम यहां है, लेकिन पॉइंट भी हटकर खरबों तक पहुंचा दिया। पाई का मान आज भी रुका नहीं है सर, पाई का मान आज भी रुका नहीं है, चलता ही जा रहा है, अनंत तक पाई चल रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। आप जानते हैं साल 2018 ग्रुप डी में क्या सवाल आया, तुम क्या मानोगे, साल 2000 ग्रुप डी में सवाल आया, निम्न में से किसका मान लाखों स्थानों तक होता है, और एक ऑप्शन था पाई। आप जैसे बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं परीक्षाओं में, हमारे जैसे मास्टर आपको पूरा नहीं पढ़ाते हैं। हम
सही बात यही है, किसी चीज को मैं हम शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, लोगों को लगता है कि आप खुद की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है अधूरी चीजें हम कंप्लीट कर देते हैं आप लोगों के साथ, अधूरी चीजों को पूरा कह देते हैं कि यही सब कुछ है। जिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि रेलवे में क्या आएगा, वो भी कहते हैं हम भी रेलवे के मास्टर हैं। जिनको नहीं पता होता है राजस्थान पुलिस में क्या आएगा, वो भी राजस्थान के लिए एक्सपर्ट होते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो बीमारी ये होती है कि कभी कोई मास्टर हमें ये बताने की कोशिश नहीं करता है। मैं भी पढ़ के आया हूं, हमें भी नहीं बताया गया सर कि पाई का मान सब ये जगह यही रटवाया, पाई का मान 22/7, पाई का मान 3.14। ग्रुप डी वाले टीसीएस बहुत होशियार एजेंसी है, उसने क्या किया, पूछ लिया निम्न में से किसका मान लाखों स्थानों में होगा, बच्चे पाई को नहीं करके आए। क्यों नहीं करके आए? उनको लगा पाई का मान तो 3.14 होता है, नहीं करके आए बिल्कुल भी। तो इसलिए याद रखें पाई का मान कभी रुकता नहीं है, अनंत तक जाता है। फिर अभी एक सवाल लेके आऊंगा, आइए ये सब परिमेय अपरिमेय मैंने कहानी बताई, अब इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल है वही एएलपी सीबीटी 2 के पहले क्वेश्चंस मैंने अलग किए हैं, बताइए देखिए। हाँ, रूट को आरोही अवरोही क्रम में पूछता है राकेश भाई, तो मेरे भाई उसमें वो गाथांक करने की चीजें होती हैं, है ना। गाथांक करने का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि आप वाली बात में समझ गया, आपके लिखते ही समझ गया मैं। सर कहां पर पूछा गया है पाई का मान? पाई का मान पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी सामने आएंगे। देखो मैंने पूछा निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, आप बताइए। 22/7। हाँ सर, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या? मैंने कहा परिमेय संख्या वो होती है जिनका अंश और हर लिखा जा सकता हो इस दुनिया की। चाहे आप कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं तो परिभाषा लिख लेना, वे संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय होती हैं, वे संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय होती हैं। तो यहां कहता है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? अंश और हर के बारे में आप देखिए, ये तो एक काल्पनिक संख्या है, नहीं होगा, आज ही पढ़ा है मैंने, काल्पनिक संख्या है। ऐसी रूट वाली संख्या जिसका सीधा सीधा रूट नहीं आता हो वो आपकी अपरिमेय होती है, ये भी नहीं होगा। ये समिश्र संख्या है, राइट आंसर इज सी। बस लोको पायलट वाले ऐसे सवाल पूछा है। हाँ ठीक है, आप कहते हैं सर आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हैं? सर ऐसा है ना कि कुछ भी फिक्स नहीं होता है ऑफलाइन का, ठीक है, जहाँ जगह मिलती है वहीं पढ़ा लेते हैं, ऑफलाइन का कुछ फिक्स नहीं होता है। फिर भी आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे फालतू में परेशान तो देखो वही करना मत, ठीक है, और आप फोन करके पूछ लेना आप किस चीज की तैयारी करते हैं, किस चीज की नहीं करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ तो 9799522242 पर आप लोग कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, फालतू परेशान मत करना, मैं बता दूंगा आपको जिस भी चीज की तैयारी करनी है, ठीक है। सर निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या? उम्मीद करूंगा आप जवाब दे पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या सवाल है, देखिए। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताएंगे आप? निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? हाँ ये मेरे ही नंबर है, लेकिन परेशान मत करना ज्यादा, ठीक है। बताओ फटाफट। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा यकीनन, हाँ वेरी गुड, वेल डन। जवाब दीजिए 4 नंबर। देखो सर, एक है 16/15, अपरिमेय नहीं, ये तो परिमेय है। -1 नॉट, 4/15 9। ये अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे लिखा हुआ है π/√3, यही एक अपरिमेय संख्या है। एएलपी सीबीटी 2 2019 में पूछा है। हम उस तह तक नहीं पहुंचेंगे जब तक जहां से सवाल आ रहे हैं, तब तक आप कभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे चीजों का, ये ध्यान रखेंगे। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अब पूछा क्या जा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे सर। आप जानते हैं हम उम्र के उस पड़ाव में हैं जब हमारी आंखों के सामने हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं। 18 साल से 25 साल के एवरेज की वो उम्र होती है जब हमारे माँ बाप हमारी आंखों के सामने बूढ़े होते हैं। आप जानते हैं ये हमारी वो उम्र होती है जब हमारे माँ बाप के बीपी, गठिया, कैंसर, शुगर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, बदन दर्द, बेचारे परेशान रहते हैं। आप जानते हैं उसका सही कारण क्या है? हम जैसे बेरोजगार लोग। अगर हम बेरोजगार हैं, आपकी बेरोजगारी दूर होते सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो मन लगा के खूब पढ़िए, मस्त। पाई का मान दशमलव के लो, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, बताइए। जो लोग मानते हैं पाई का मान 3.14 होता है, मैं मानना चाहूंगा कि वो कैसे इसका उत्तर देंगे।
क्या करेंगे वो ऐसा? पाई का दशमलव के 10 स्थानों तक मान ग्रुप डी 2018 में आया। देखे थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, बहुत लंबा चौड़ा, कह रहे थे ना इतने की क्या जरूरत पड़ती है। सर आपने टीसीएस नाम क्यों रखा है, इसकी दो वजह है। पहली चीज, सेंट्रल लेवल की वैकेंसियों की एग्जाम जो है वो टीसीएस कंडक्ट करवाती है, और मैं सेंट्रल लेवल की वैकेंसियों की ही तैयारी करवाता हूं। पहली चीज तो ये है, ठीक है, जैसे रेलवे, एसएससी, इन सब की। दूसरा, इसका सही नाम है तपस्या कोचिंग सीकर, शॉर्टकट है इसका वैसे, ठीक है। जुगाड़ी आदमी है, कुछ भी कर बैठते हैं। जवाब दीजिए इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा सी। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था पाई का मान, ऐसे मैंने पाई का मान लिखा था, ठीक है, जो रुका नहीं। तो आप देखो ग्रुप डी कितने होशियार हैं लोग। टीसीएस क्या है, मैं कहता हूं ना रोज रोज इस टीसीएस से डर के रहो। क्या है टीसीएस? उसने पता है क्या किया? देखो शुरू के शायद ये सारे अक्षर सेम हैं, यहां से शुरू के सारे अक्षर सेम कर दिए। क्या किया? देखो लास्ट के अक्षर बदल दिए, एक बदल दिया, एक बदल दिया, एक बदल दिया। पेपर उठा के देखो प्रीवियस एग्जाम, आप पाएंगे कि यहां से ये वाला मान हटा, ये लो। अब तो मानोगे कि क्या है? आप, मैंने लिखा है 2018 ग्रुप डी के पेपर्स उठाइए, आपको मिलेंगे, मैं जो सवाल दे रहा हूं। अब तो सोचिए कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप आराम से इस बात को समझ पाए होंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? आरपीएफ एसआई 2019 में सवाल पूछा गया, क्या आप बताएंगे क्या उत्तर आएगा इसका? नमस्कार सर, राजेश जी साइंस वाले कह रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? ये नहीं ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, तुम पढ़ते नहीं हो ध्यान से चीजों को। ध्यान से नहीं पढ़ने का एक वजह बताता हूं। देखो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, पहले इससे छोड़ो, आपका बताता हूं ध्यान कैसे रखना है आप लोगों को। सवाल ऐसे पूछा जाता है, का वर्गमूल क्या होगा? देखिए कमेंट बॉक्स में उत्तर छापो फटाफट, क्या उत्तर होगा इसका। फिर मैं बताता हूं आप ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते हैं, चीजों को कैसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। नहीं ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्लीज ध्यान देंगे इस बात पर, नहीं ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं कहता हूं रूट 81 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर छापिए। रूट 81 का वर्गमूल कितना होगा, फटाफट उत्तर छापिए। रूट 81 का वर्गमूल मैंने बोला है 3, 3, 9। देखो गड़बड़ है ना, क्लास कब तक चलेगी? 9 बजे से 11 बजे तक हमारी रात्रिकालीन सेवा है। हम नाम ही रात्रिकालीन सेवा रखा है, तो मध्य रात्रि की क्लास है ये। 9 बजे से 11 बजे तक रोज क्लास चलेगी। पेन कॉपी लेके बैठा करो। देखो उत्तर गलत छाप रहे हैं, कुछ लोग 9 छाप रहे हैं, कुछ लोग 3 छाप रहे हैं, कुछ 9 कुछ 3, कुछ 9 कुछ 3। ध्यान दीजिए, मैं एक सवाल और छाप देता हूं, आप देखो। मैं अब नीचे वाले का उत्तर दो भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर छापो क्या होगा। मैं कहता हूं रूट 81 का वर्गमूल बताइए क्या उत्तर होगा, नीचे वाले का छापो। रूट 81 का वर्गमूल क्या होगा? हाँ अब समझ में आया गुरुजी, इसका 9 होगा, इसका 3 होगा। सर सोचिए ना, रूट 81 को क्या मैं 9 लिख सकता हूं? तो इसका मतलब है 9 का वर्गमूल क्या होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा सर? 3 होगा। रूट, यही तो है ना पढ़ने का, नहीं पढ़ने की बीमारी यही है सर। रूट 81 का वर्गमूल मैंने पूछा, आपने 9 बता दिया, जबकि 81 का वर्गमूल होता है 9। तो रूट 81 खुद बेचारा 9 के बराबर होता है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। ऐसे चीजें सावधानी से पढ़ा करो। और रेलवे की तैयारी करने वाले योद्धाओं, आपके मैथ्स और रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस, उसके बाद जो फिजिक्स मैं पैटर्न कह सकता हूं, सबसे ज्यादा जो फिजिक्स वगैरह का पैटर्न आएगा उसके क्वेश्चंस आपके 20, और जीके जीएस के पर्सन आएंगे आपके 10। सबसे ज्यादा कमांड बनाइए सर, 60 मिनट का प्री में टाइम होगा। मैथ रीजनिंग के भरोसे बहुत आगे पहुंच जाओगे, रेलवे का आधार है। देखिए निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, प्लीज सुनिए। 1728 का घनमूल 12 होता है, ये तो परिमेय संख्या है।
सर शांत दशमलव है, प्लीज सुनना सब लोग, ये भी परिमेय संख्या, डॉट डॉट होता अनंत तक जाता, प्लीज सुनना, शांत दशमलव है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगले ने पूछा कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में, कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब ये चीजें भी है ना, आपको वर्गमूल वगैरह आना चाहिए सर, तब तो आप बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। मैंने क्या कहा, तुम पढ़ते क्या हो, एग्जामिनर क्या पूछता है वो देखते जाओ। हाँ सर ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन से, सब गोल हो गया, क्या गोल हो गया, पढ़ना, संन्यास ले लो। निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछा गया, ध्यान रखना मैंने कहा ऐसी रूट वाली संख्या जिसका सीधा सीधा रूट नहीं आता हो वो अपरिमेय होती है, अगर सीधा रूट आ जाए तो परिमेय होगी। ये तो अपरिमेय है, हमें पूछा है अपरिमेय नहीं है। सर इसका होता है 78। 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं एक बात लिस्ट देता हूं, एक अच्छे कंपिटिटिव को 100 तक के स्क्वायर एनी टाइम याद होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाएं, आपको लगभग मान के चलो 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए एनी टाइम। आप ध्यान रखना ट्रिपलेट जो है, त्रिक समकोण त्रिभुज के ट्रिक या ट्रिपलेट जिनको बोलते हैं, वो आपको लगभग 20 ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी एनी टाइम याद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं बेरोजगारी दूर हो जाए टाइम रहते तो एनी टाइम याद होनी चाहिए। एडवांस बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग आपको अच्छे से आना चाहिए कि बीजगणितीय सूत्रों का सरलीकरण में कैसा प्रयोग होता है ये याद होना चाहिए। एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले आपके अच्छे से याद होने चाहिए। अगर इन चीजों को, एक अच्छे कंपिटिटिव को ये एनी टाइम याद होने चाहिए। अगर इन चीजों को आप एनी टाइम याद रखते हैं, मैं एक चीज कहता हूं सर, जिस जगह 25% मैथ के आएंगे आपसे 10 ही बनते हैं, 15 की गारंटी दे रहा हूं, अपने आप 15 बनने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ इस लिस्ट को याद करो। ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं है, इसका सीधा सीधा मान आता है। इनका कोई सीधा रूट नहीं आता है। जिसको 100 तक के स्क्वायर याद होंगे वो आराम से बना सकता है। हाँ एक चीज और भूल गया, 200 तक के प्राइम नंबर, कल नंबर आएगा सर 200 तक की अभाज्य संख्या आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। आजकल कल आएगा अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हम जानेंगे। हाँ प्राइम नंबर आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए 200 तक के, कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, थोड़ा फास्ट करते हैं सर, ध्यान दीजिए। 64 का घनमूल हो जाता है 4, यहां 64 का अंडर रूट जो होता है वो हो जाता है 8 या ±8 कह दो। अब बात ही इनकी देखो, लोको पायलट 2018 एएलपी सीबीटी 1 नोट 2, सीबीटी 1 में सवाल पूछ लिया। लोग बना नहीं पाते हैं कि 6th मूल का क्या मतलब होता है। भाई ने अभी आपको बताया कि यहां 6 होने का क्या सेंस है, दिख रहा होगा ना सबको, मैं देख लेता हूं, यकीनन सबको दिख रहा है। हाँ तो यहां था, इस 6 होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसको आपस में 6 बार अगर हम मल्टीपल करें तो 64 आ जाए, तब तो उसका उत्तर है, नहीं तो नहीं है। एक तो एक 6 बार गुणा होगा, एक ही रहेगा। 2 लेके देखता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, क्या बात है 64, मतलब इसका उत्तर आएगा 2। नहीं आएगा इसका उत्तर कोई। इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आपस में आप 4 बार गुणा करना चाहो और 64 आ जाए। करके देख लो। अगर आप 1 लोगे 1 ही आएगा, 2 लोगे 16 आएगा, 3 लेते 81 पर चला जाएगा, नहीं आएगा। यही आपका राइट आंसर है। ऐसे आप चेक करके देखोगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए। आराम से देखना सर इसको। निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, वही एएलपी सीबीटी 1 में 2018 में आया है सर। बताइए निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, 2 का घनमूल नहीं होता है सर, 4 का घनमूल नहीं होता है कभी भी, 12 का घनमूल नहीं होता है, 8 का घनमूल होता है सर 2। राइट आंसर इज बी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। हाँ ललित सही कह रहा है सर कि कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है, शुरुआत की है, आप बराबर, जितना ज्यादा आप लोगों का सहयोग रहेगा उतना मैं और ज्यादा मजबूत होऊंगा और ज्यादा चीजें अच्छी बनाऊंगा। और है ना, ये आप अपना प्रोग्राम चेंज कर लो, सोने का प्रोग्राम चेंज कर लीजिए। वो 10 नियम में आपके साथ यूट्यूब पे साझा करूंगा सबके साथ, ठीक है। और रात्रिकालीन सेवा में आप जुड़े रहा करो। देखिए नीचे दी गई संख्याओं में परिमेय संख्या नहीं है, बताइए क्या उत्तर होगा। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, हमें नहीं पूछा है, मतलब 3 संख्या परिमेय है, 1 नहीं है। आंसर दीजिए फटाफट। बोलो आंसर दीजिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं।
हम्म कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? फुली टीसीएस पैटर्न सवाल हैं सारे के सारे। देखो सर, इसका उत्तर होता है 8, इसका उत्तर होता है 2, इसका उत्तर कितना होता है सर? 4। 8 का वर्गमूल नहीं होता, मैंने बोला आपको, डी इज राइट आंसर। चलो आगे, देखो नेक्स्ट। हाँ बोलो सर, एनटीपीसी 2017 में सवाल आया था और कहा कि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अंग्रेजी में लिख दिया है, हिंदी भर देता हूं। इसका मतलब है पूर्णांक, इसका मतलब है पूर्ण संख्या, इसका मतलब है काल्पनिक, और इसका मतलब है वास्तविक। इस प्रश्न का जवाब वही दे सकता है जिसको मेरे चार्ट का नॉलेज हो। इस प्रश्न का उत्तर वही देगा जिसको मेरे चार्ट का नॉलेज होगा। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग इसका उत्तर दे देते हैं। सिद्धू फैंस बोल रहे हैं डी उत्तर होगा जी। कोई और कोई है? बताइए क्या जवाब होना चाहिए। सुनो प्लीज, सुनेंगे। मैं उस चार्ट पे लेके आ रहा हूं, उस पर थोड़ी स्टडी करेंगे। बी गलत है भाई किशोर, गलत है। डी सही है। बी गलत है सर। डी इसका राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूं। वापस उस चार्ट पे लेके चलता हूं, आइए, जो मैंने चार्ट आपको दिया था। इस वाले चार्ट को ध्यान से देखना तुम, ये वाला चार्ट, ठीक है। सर एक चीज देखना, सेमिस्टर संख्याओं के दो पार्ट हैं, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक का कोई पार्ट नहीं है, काल्पनिक का कोई पार्ट नहीं है। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट हैं, परिमेय और अपरिमेय। ऐसा ही हुआ। इसका मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, वो कहां से निकली? वास्तविक से। जितनी भी परिमेय संख्या है वो कहां से निकली? वास्तविक से। अरे एक बात बताओ ना, एक होता है भारत, और भारत में एक है राजस्थान और एक है पंजाब। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, क्या प्रत्येक भारतीय पंजाबी है? नो। लेकिन क्या प्रत्येक पंजाबी भारतीय है? हां, क्योंकि भारत का ही हिस्सा है, इसलिए प्रत्येक पंजाबी भारतीय होगा, नोट प्रत्येक भारतीय पंजाबी होगा। आप ऐसा अगर बोलेंगे तो मुझे बताइए, वास्तविक संख्या से परिमेय निकली है तो सारी की सारी परिमेय संख्या वास्तविक है और सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। नोट वास्तविक अपरिमेय नहीं है, वास्तविक तो परिमेय अपरिमेय दोनों है। तो आइए हमारे सवाल को वापस आप ध्यान से देखिए सर, और फिर एक आपको अच्छी चीज और बताता हूं, एक शुभ समाचार और सुनाता हूं आप लोगों को। कहां चला गया? बहुत आगे तक चले गए। मैंने क्या बोला? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपने देखा ना, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के दो पार्ट बनाए आपने, एक बनाया अपरिमेय संख्या और एक बनाया आपने परिमेय संख्या। ऐसा ही बनाया कि नहीं बनाया? तो बताओ, अपरिमेय संख्या अपने आप में एक वास्तविक संख्या हुई कि नहीं हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। पूरा का पूरा मेरे चार्ट पर आधारित चीज है, आप समझ रहे हैं। आगे एक शुभ समाचार देता हूं, अब सुनो। एक तो जितनी भी आपको ई बुक चाहिए फ्री में, जो भी ई बुक्स हैं, मतलब पीडीएफ वगैरह में जो फुल्ली अपडेटेड 100%, उनको अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम नहीं है, टेलीग्राम। एक बार एक दिन एक बच्चा आके क्लास में मुझे कह रहा है, इंस्टाग्राम निकाल के देके कह रहा है कि सर वो आपका चैनल तो सर्च ही नहीं हो रहा है। अरे मैं कहता हूं कमीने, टेलीग्राम है वो, इंस्टाग्राम नहीं है। तो टेलीग्राम पे सर्च करना है @TCS एग्जाम जोन, ठीक है। तो आपको यहां से ई बुक मिलेंगी। अब अगली बात बताता हूं, अगले 10 दिन में हमारा एप्लीकेशन आ रहा है और उस पर कंप्लीटली रीजनिंग की क्लासें फ्री कर रहा हूं। कंप्लीट टीसीएस पैटर्न का सारा रीजनिंग फ्री कर रहा हूं। अगले 10 दिन में हमारा ऐप निकल के आ जाएगा टीसीएस बूस्टर के नाम से। हालांकि उस टेस्ट का सबसे ज्यादा काम है केवल और केवल टेस्ट सीरीज का, उस ऐप का काम है ज्यादातर टेस्ट सीरीज का। टीसीएस बूस्टर के नाम से अपना एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, जो आपको टीसीएस को बूस्ट करने के काम आएगा। अगले 10 दिन में निकल के आ जाएगा। देखिए सर, ग्रुप डी 2018 का फटाफट जवाब दीजिए, बोलो। उत्तर दीजिए, क्या जवाब होना चाहिए? फटाफट बोलो। देखता हूं कितने एक बच्चे उत्तर दे देते हैं सही सही। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? मैंने तो ये पूछा है सर, कोई बड़ी बात नहीं, पूछ ली है। नहीं दे पा रहे हैं? देखिए सर, सुनना सबके सब लोग।
देखो, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? मैंने सवाल ये पूछा है, ठीक है। एक बात बताएं सर, आप कितना जानते हैं इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता है। आप एग्जाम में पूछा हुआ सवाल सही करके आ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। कहाँ पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, मैडम पढ़ाती है, मास्टर पढ़ाता है, जूते पहनता है, चप्पल पहनता है, टाई पहनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है, एग्जामिनर एक सवाल 4 ऑप्शन देगा, आपने सही को चुना कि नहीं चुना, इस बात पर बार बार फोकस कीजिए, सही कैसे चुनोगे। निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या? मैंने ये पूछा, उत्तर आप डी बी उत्तर दे रहे हैं। आपने तो रट लिया है, ए बी उत्तर दे रहे हैं। सी और दे दो, मैं ही बता देता हूं फिर क्या उत्तर आएगा। ए दे दिया, डी दे दिया, बी दे दिया, सी और दे दो, फिर मैं बता देता हूं क्या जवाब आएगा। सुनो सब लोग, प्लीज ध्यान दीजिए। वर्गमूल केवल तभी पॉसिबल है जब सम संख्या में 0 हो। इसका वर्गमूल आप कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। इसका जो वर्गमूल होगा वो 1000 होगा। मतलब ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। सर आप या तो यू कर लो, या फिर एक काम और बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट ये सवाल सही हो तो प्लीज ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको 10 की पावर 6 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ। और मुझे एक बात और बताना, इस वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है क्या? आप कहेंगे हाँ। प्लीज ध्यान से देखना, क्या मैं इसको 10 की पावर 6 गुणा 1/2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ। 2 कटेगा 3 बार, 3 बार कटेगा तो 10 की पावर 3 आएगा, और 10 की पावर 3 का मान 1000 होता है। इसका मतलब इसका आंसर तो है, ये तो आपकी परिमेय संख्या है। आइए इसका क्या है। 2 और 2 4 2 6। क्या 10 की पावर 6 लिखूंगा? सुनना, अगर आज के बाद मैंने एक बात बताई कि वर्गमूल जो होता है, इस वर्गमूल का मतलब होता है उसके ऊपर पावर 1/2 होना। आप जानते हैं, एक बीमारी और खत्म करता हूं आप लोगों की। यहां जो पावर किसी भी संख्या का ऐसे लिख दो, या यहां जो पावर होती है उसको खड़ी कर दो। खड़ी कर दो इसको। अगर मान लीजिए, अगर मैं कहूं यहां 6 है तो आप इसको अक्स की पावर 1/1 करके लिख सकते हो। तुम ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, बात एक ही है। नई चीज सीखिए, बहुत नई चीजें सीखोगे आप। तो यहां 6 लिखा है, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूंगा कि सर इसको हल करो, तो आप बोलेंगे 10 की पावर 6 गुणा 1/6। 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 10 की पावर 1 आएगा, और 10 की पावर 1 तो 10। 10 तो परिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय पूछिए। दैट्स ए रॉन्ग आंसर। आगे देखिए, यहां देखें 2 2 4 2 6। मैं इसको लिखूंगा सर 10 की पावर 6 की पावर 1/3, जिसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 6 की गुणा 1/3। सर 3 से काटूंगा, 2 बार कटेगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 तो 100 आता है। ये भी एक परिमेय संख्या है। दैट्स ए रॉन्ग आंसर। हमें क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या बताओ। सर ध्यान दीजिए, इसको लिखूंगा 2 और 2 4 2 6, 10 की पावर 6 और इसकी पावर 1/4। अगर मैं इसको काटूंगा 2 बार, इसको काटूंगा 3 बार, तो ये हो जाएगा सर 10 की पावर 3/2। सर इसका मान सीधा सीधा नहीं आएगा, और इसका मान सीधा सीधा नहीं आने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 की पावर 3 का वर्गमूल मतलब 1000 का सीधा वर्गमूल, और 1000 का सीधा वर्गमूल नहीं होता है। राइट आंसर इज डी। ऐसे चेक कर सकते हैं सर आप। देखो कैसे सवाल 2018 में आए थे, ये 2022 चल रही है सर। ठीक है, आगे देखो। बोलिए, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? थोड़ा फास्ट फास्ट उत्तर दो, आगे मुझे इनकी और भी चीजें आपको बतानी है, अच्छी अच्छी चीजें। सर इसका चतुर्थ मूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल जो है परिमेय पूछा है, माफ कीजिए परिमेय पूछा, अपरिमेय पूछा है ना अपने को। तो सर इसका उत्तर आ जाएगा 4, इसका उत्तर आ जाएगा 2, और इसका उत्तर आ जाएगा 1। राइट आंसर इज ए। यस और नो? चलते जाओ आगे। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? एलपीसीबीटी 1 2018। सर परिमेय पूछा है हमें कि परिमेय क्या है। देखिए, मैं इस सवाल को थोड़ा सा देखना चाहूंगा, आप में से कितने उत्तर देते हैं। फटाफट उत्तर दीजिए, बताइए क्या उत्तर होगा। जवाब दीजिए फटाफट। सर 2 का घनमूल, मैंने पूछा है परिमेय संख्या है। 2 का घनमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्या है। नहीं सर, 4 का घनमूल नहीं होता है, अपरिमेय है। 12 का घनमूल नहीं होता, आप जानते हैं। 8 का घनमूल होता है 2, और 2 में से 2 गया तो 0, और याद रखना 0 एक परिमेय संख्या है। नोट लगा के, अगर उस वक्त मैंने कहा था 0 को भी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, 0 शून्य भी एक अपरिमेय संख्या है। माफ कीजिए, परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा उत्तर आप 20 सही देंगे इसका जवाब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? जानिए सर। हाँ, बड़ा अच्छा पूछा है।
मैं देखता हूं कितने लोग बता देते हैं। ये टीसीएस में रिपीट होने वाली चीजें थी, इसलिए मैंने बोला। बोलिए क्या जवाब आएगा। मैं पानी पीता हूं, पानी पीने की आदत ज्यादा है। फटाफट जवाब दीजिए सर, उत्तर क्या आएगा। तो फिर एक सुनो, सुनना सारे लोग, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। 2 की पावर 0 का मान 1, इस दुनिया में किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। देखते जाना भाई सारे के सारे लोग। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 3 का मान 8 होगा। सॉरी, 2 की पावर 2 लिखना है पहले। 2 की पावर 2 होगा 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 5 का मान 32, 2 की पावर 6 का मान जो होगा वो 64, 2 की पावर 7 का मान 128, 2 की पावर 8 का मान होगा 256, 2 की पावर 9 का मान होगा 512, 2 की पावर 10 का मान होगा 1024। ध्यान देना सब लोग, स्टार कर रहा हूं इसको। 2 की पावर 11 का मान होगा 2048, 2 की पावर 12 का मान होगा 4096। इतने पावर 2 की याद होनी चाहिए हर समय। 2 की हर समय ये पावर्स याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे सारे लोग। 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9, 3 का क्यूब जो होगा वो 27, 3 की पावर 4 का मान 81 होगा, 3 की पावर 5 का मान 243 होगा। रट लेना इनको, रट लेना इनको अच्छे से, बहुत काम आएंगे पूरी गणित में। 3 की पावर 6 का मान जो होगा वो 729 और 3 की पावर 7 का मान जो होगा वो 2187। और बताऊं, 3 की पावर 8 का जो मान होगा वो 6561। ये 3 के पावर आप याद रखेंगे सर, ध्यान देंगे। 4 की पावर 0 का मान, इस दुनिया में किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। याद रखना क्यों होता है, कभी अगली क्लास में बताऊंगा, या फिर आज भी अगर टाइम मिला तो बताऊंगा। 4 की पावर 0 का मान 1, 4 की पावर 1 का मान 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का क्यूब जो होगा वो आपके पास बनेगा सर 64, 4 का पावर जो 4 होगा वो बन जाएगा कितना 256, 4 की पावर जो 5 बनेगा वो बन जाएगा 1024, और अगर 4 की पावर 6 बनाना चाहते हो तो बन जाएगा सर 4096। ऐसे याद रखोगे। एक और बताता हूं सर, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25। लिख लेना इनको। 5 की पावर 3 जो होगा वो 125, 5 की पावर जो 4 होगा वो 625, 5 की पावर 5 जो होगा वो होगा सर 3125, और 5 की पावर 6 जो होगा वो होगा सर 15625। लिख लेना सबको इनको, ठीक। सबको लिख लेना, बहुत काम आएंगी पूरी गणित में, जगह जगह सब चीजें ये काम आने वाली है। आइए हमारे सवाल पे आते हैं। कहता है 1024। सर आप मुझे बताएंगे 1024 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 10। हल करना देखते हैं ना। जब तक ये देखो 2 की पावर 10 है 1024, इसकी पावर जो है वो चतुर्थ मूल है, जिसको मैं 1/4 लिखूंगा। हमें अपरिमेय संख्या पूछिए कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। उत्तर दे रहे हैं क्या, क्या उत्तर दे रहे हैं, ए। हाँ, 1024 का चतुर्थ मूल पूछा है। 1024 का चतुर्थ मूल अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 की पावर 10 और इसकी पावर 1/4 है, 2 से काटेंगे 2 की पावर 5/2। यहां देखेंगे 1024 का अंडर रूट 32 होता है, सब जानते हैं 32 होता है 1024 का अंडर रूट, ठीक है। तो C एक परिमेय संख्या है। 1024 2 की पावर 10 और इसका चतुर्थ 10वां मूल है, तो गुणा 10, 10 से 10 कट गया, 2 की पावर 1 का मान 2 होगा। 1024 को लिखेंगे 2 की पावर 10 और इसका पंचम मूल रूट में लगा है तो 1/5 लिखेंगे। 2 की पावर 5 दूनी 10, 2 होगा, उत्तर 4 होगा। मतलब इसका भी उत्तर सीधा सीधा आ रहा है, इसका भी उत्तर सीधा सीधा आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। यही आपका ए राइट आंसर होगा। ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ या ना, यस, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया ए। बस निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है सर। हाँ, सवाल फिर रुकने वाला है। मैंने कहा था परिमेय अपरिमेय का पूरा कचरा करके जाएंगे आज। कुछ भी हो, आपको परिमेय अपरिमेय को लेकर कभी जिंदगी में कोई सवाल नहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसका पूरा कचरा करके जाना है आज। बोलो। और सर रुके रहिए, रात्रिकालीन की क्लास है। निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है सर। ध्यान दें, वैसे इसका मान 2 होता है, इसका मान नहीं निकलता, इसका मान 8 होता है, 4 होता है, इसका मान 3 होता है। इनका घनमूल तो आप जानते ही है ना सर। इसका मान जो होता है, ऐसी कोई संख्या है क्या जिसको आपस में 5 बार गुणा करें, अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स,
और गुणा अक्स बराबर होगा 32 आ रहा है क्या? देखना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार गुणा करोगे 32 आ रहा है। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। आंसर हो गया सी। ऐसे निकालना सी को सर। वेरी गुड, सी आपने राइट आंसर दिया है। उम्मीद करता हूं बात समझ गए। आइए, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। आओ अभी रुकिए सर, मैंने पूछा निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, एक इधर इलूर और आ गया। इलर नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इलर नंबर बोल दिया है। बोलिए कौन सी? सर ये संख्या, इसका उत्तर होगा सी। क्यों होगा? इनके बारे में तो मैंने बताया कि यहां क्या है। सर इसका जो उत्तर होता है वो 2.728182 ऐसे करके इसका मान अनंत तक लगभग जाता है। जैसे इसका मान जो होता है 3.1415 ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? और इसका तो सीधा मान आता ही नहीं है सर, सीधा रूट नहीं है। ये एक परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी, ये एक परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी, सब जानते हैं। ये एक नई बात मैंने बता दी है सर, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको इलूर्ज नंबर बोलते हैं। आप अंग्रेजी मेरी कमजोर है थोड़ी, स्पेलिंग वगैरह पर मत जाना। और याद रखना ये भी अपने आप में क्या है सर? एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर होगा डी। उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो 7/0। सर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं अनंत आता है, परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी। ये अनंत तक जा रही है, परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आयोटा वाला नंबर है, परिमेय संख्या नहीं होगी। याद रखना 22/7 एक परिमेय है, क्योंकि 22/7 पाई का मान नहीं होता है फिक्स। ये देखो अंश बन गया और क्या बन गया? हर बन गया। और जिसका अंश और हर बन जाए वो परिमेय होती है। याद रखना पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, इसलिए उत्तर होगा डी राइट आंसर। डी राइट आंसर। ये अंग्रेजी में क्या लिखा है आपने? 3 फीट लंबा नाम लिखा है, इसको दोबारा लिखिए, मैं समझ नहीं पाया। अब छोड़ो इसको, परिमेय अपरिमेय की कहानी हो गई। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट बात समझाता हूं सर, ध्यान से सुनना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, पहले परिमेय अपरिमेय को पूरा कर लेते हैं, अब इनके जोड़ बाकी गुणा भाग देखेंगे। अगला जो नंबर है एसएससी जीडी की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होगा और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट भी होगा। उसके बाद हमारी क्लास आज खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ सुनिए प्लीज, 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी में लिखते जाना। एक होता है, और मैं देखता हूं, देखे परिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय संख्या के साथ क्या होगा। ये पहला पॉइंट है सर, परिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय संख्या के साथ क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां से अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं सर आजकल, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी जो भी परीक्षा है। इसके बाद आता है सर अपरिमेय संख्या का अगर मैं जोड़ बाकी गुणा भाग करूं, जोड़ बाकी गुणा भाग अपरिमेय संख्या के साथ करूं तो क्या उत्तर होगा। और तीसरी बात जो आती है सर वो आती है, अगर एक तरफ तो मैं ले लूं परिमेय संख्या और एक तरफ ले लूं अपरिमेय संख्या, उसका जोड़ बाकी गुणा भाग अगर मैं करता हूं अपरिमेय संख्या के साथ तो क्या होगा। यहां ध्यान रखना, मैं अशून्य ले रहा हूं एक बार, क्योंकि शून्य भी परिमेय होती है, मैं अशून्य संख्या ले रहा हूं। हां, लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पे रोते हैं। नो सर, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, किस्मत का रोना छोड़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत का इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आप जानते हैं सर, रेगुलर किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता है। मैं एक काम की बात बताता हूं, सर्च करना गूगल पे, अमेजोन जो नदी है इस विश्व की सबसे बड़ी नदी है, हाँ लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, सबसे बड़ी नदी है, उसका उद्गम स्थल आप जानते हैं क्या है? बूंद। बूंद बूंद से पानी गिरता है, एक बूंद नहीं गिरती, मतलब ऐसे खूब सारी बूंद गिरती जाती है और वो बूंद बूंद ही उसका उद्गम स्थल है, और वो बूंद बूंद मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। सर आप जानते हैं कारण क्या है? वो बूंद कभी रुकती नहीं है। इसलिए ध्यान रखेंगे, आप अपनी रेगुलर छोटी छोटी मेहनत को कभी रोकिए मत, ब्रेक मत दीजिए, जो भी है रेगुलर चलते रहिए, रेगुलर चलते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। किस्मत भी अपने आप ही बदल जाती है, आपकी मेहनत
को एक बात बताएं, भगवान इतना तार्किक जरूर होगा कि वो आप लोगों को किस्मत से ज्यादा आपके कर्म से डिसाइड करेगा कि छोरा कर्म क्या कर रहा है, लड़की कर्म क्या, लड़का लड़की जो भी, माफ कीजिएगा मैं पुरुष होने के नाते वो पुरुष वाले भाव से बोल रहा हूं कि इंसान कर्म क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ, मैंने कुछ चीजें पूछी, सुनो सर। हाँ, अभी तो 30 मिनट है। जीके की क्लास भी होगी क्या? हाँ जी, जीके की क्लास होगी हमारी। मैंने कहा एक सप्ताह के अंतर्गत रीजनिंग की क्लास शुरू कर दूंगा, फिजिक्स की क्लास शुरू कर दूंगा और जीके की क्लास शुरू कर दूंगा, एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लास शुरू कर दूंगा। सारी क्लासें लगभग एक सप्ताह में मेरा टारगेट रहेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम जरूर जल्द शुरू करेंगे। देखिए सर, इनको समझाता हूं क्या है, और मैं उस तरीके से समझाता हूं कि आज के बाद ऐसे सवाल गलत ना हो, उस तरीके से समझाता हूं, ठीक है। परिमेय का परिमेय के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होगा जानते हैं। आप कोई भी एक तो ले लो परिमेय संख्या, मैंने 2 ले ली, आपकी जो मर्जी हो वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और परिमेय ले लो, या तो सेम ले लो या कोई दूसरी ले लो, या तो सेम या दूसरी। मैं 8 ले लेता हूं। 2 - 8 माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है। अगर 2 + 8 10 बात करूं तो भी एक परिमेय संख्या है। 2 × 8 16 की बात करूं तो भी एक परिमेय संख्या है। 2/8 1/4 होगा, यह भी एक परिमेय संख्या है। ये आपकी एक परिमेय संख्या थी। ऐसे याद रख लेना। अगर किसी को नहीं पता हो ना कि गुरुजी करें क्या, तो मैं अप्रोच दे रहा हूं कि परिमेय संख्या एक मान लो, परिमेय संख्या कई बच्चे 0 मान के कर लो तो भी वही आएगा, 0 से गुणा करूंगा तो भी वही आएगा। इसलिए ध्यान रखें, परिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय के साथ हमेशा क्या होता है सर? परिमेय ही होता है। याद रखेंगे, हमेशा क्या होगा? परिमेय ही होगा। पहली याद रखने का तरीका बता दिया है मैंने कि कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद अभी सी उत्तर किसका दे रहे हैं आप? ये कह रहे हैं सर जिसकी घात पूर्ण नहीं कहते तो उसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं? मैं समझ ही नहीं पाया आपकी बात। अभी देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या का अपरिमेय के संख्या के साथ जोड़ बाकी गुणा बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक अपरिमेय संख्या ले लो √2 और एक दूसरी संख्या ले लो √5। √2 को √5 में जोड़ो, नहीं जुड़ेगा, इतना ही रहेगा। ये एक अपने आप में अपरिमेय है। क्या है सर? अपरिमेय है। √2 के साथ √5 घटाओ, बस इतना ही रहता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आगे, अपरिमेय ही होगा। सर √2 को √5 से गुणा करो, √2 को √5 से गुणा करोगे √10 आएगा, यह भी अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। सर √2 में √5 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 2/√5, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग अपरिमेय के साथ अपरिमेय हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं सर, ऐसा भी तो हो सकता है एक आपने √2 लिया और दूसरा भी √2 ही ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ऐसे, एक तो माइनस का रूट, इस संख्या में ये संख्या जोड़ा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 0 एक परिमेय संख्या है सर। ऐसा कौन कहता है कि परिमेय संख्या नहीं है? ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, इधर परिमेय परिमेय दोनों ली हैं, लेकिन इधर भी तो दोनों परिमेय ले रहा हूं मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 0। अगर मैं कहूंगा √2 में से √2 घटाओ तो भी आएगा 0, बोलो क्या आया? परिमेय। अगर मैं कहूंगा √2 को √2 से गुणा करो, मैंने कहा किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है, क्या आई? परिमेय। अगर मैं कहूं किसी संख्या √2 में √2 का भाग दो, क्या आई? परिमेय। इसका मतलब हो सकता है आपका उत्तर कितना आया? परिमेय। ठीक है, तो आप कहेंगे अपरिमेय का अपरिमेय के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय या अपरिमेय होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, दोनों हो सकता है। अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय भी पॉसिबल है, इसको मैं मिटाता नहीं हूं, इतना ही रहने देता हूं, और परिमेय भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं इस पर। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, अशून्य मतलब 0 नहीं लेना है, तो एक तो ले लिया मैंने √2, सॉरी एक तो ले लिया 5, ये तो परिमेय हो गई, और एक ले लिया मैंने अपरिमेय। कोई भी मेरे मन में जो आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये अपने आप में क्या होगी? एक अपरिमेय होगी, क्योंकि इसका कोई सीधा मान ही नहीं आ रहा है। अगर 5 में से √3 घटाऊंगा तो भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। अगर आप 5 को गुणा करेंगे √3 से तो भी 5 रूट कितना होगा? 3, ये भी अपरिमेय। अगर आप कहेंगे 5 में भाग देंगे √3 का तो 5 बटा कितना होगा? √3, ये भी एक अपरिमेय। तो याद रखना, एक तरफ परिमेय जोड़ बाकी गुणा भाग, अशून्य लेना है सर यहां, तो हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा।
इन चीजों को आप अच्छे से याद रखना, बहुत काम की है, मैं मिटा नहीं रहा हूं, जो भी चीजें लिखी हैं वो। हाँ भाई हिंदी में लिखा करो, कोशिश तो कर ही रहा हूं फिलहाल तो हिंदी में ही लिखने की, ठीक है। हाँ तो आप कहेंगे अपरिमेय। तो तीन चीजें मैंने कही सर आपको, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय होगा, अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय हमेशा अपरिमेय रहेगी अगर अशून्य है, लेकिन अगर शून्य ले लेंगे तो केवल और केवल गुणा भाग परिमेय होगा, बाकी अपरिमेय रहेगा। क्वेश्चंस पर चलते हैं, इस बात को नोट कर लेना। देखो पीछे क्वेश्चन रह गया हमारा, ये था यदि a तथा b दो अपरिमेय संख्या हैं तो a प्लस b परिमेय हो सकती है। आप बताओ सर दोनों की दोनों क्या है, अपरिमेय है। इस पहले ऑप्शन का मतलब है कि अगर अपरिमेय में, पहले ऑप्शन का मतलब है अगर अपरिमेय संख्या में जोड़ देता हूं तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर आप बताओ क्या आएगी। तो आपको मैंने कहा अपरिमेय संख्या में अपरिमेय का जोड़ बाकी गुणा भाग अपरिमेय, जोड़ जो है वो अपरिमेय या फिर क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है ना। तो आप बोलेंगे क्या हो सकता है, a प्लस बी परिमेय हो सकती है। अगला कहता है a माइनस बी परिमेय हो सकती है और a b परिमेय हो सकती है, इनमें से कोई नहीं कह रहा है। आगे पूरा नहीं लिखा, यहां कहना था निम्न में से कौन सा असत्य है। सर प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पूरी बात नहीं लिखी, मैंने कहा अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग अपरिमेय के साथ अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो आपको यहां बताना था इस जगह कि a और b अपरिमेय संख्या है तो दोनों का जोड़ जो है वो परिमेय और अपरिमेय में हो सकता है, बोला है, पॉसिबिलिटी है सर। ए गुणनफल जो है वो परिमेय हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सर। अंतर जो है वो परिमेय हो सकती है। तो उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। यहां था तो असत्य है, ऐसे सवाल पूरा नहीं है, ये असत्य है। थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट। अब लास्ट रिव्यू चल रहा है और कुछ भी नहीं बचा है, प्लीज ध्यान देंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। ये इस चार्ट पर डिपेंड करता है, जो मैंने चार्ट बनाया, हमें यही चाहिएगा तो यही बना रहा हूं। आपने सेमिस्टर संख्या लिखा, थोड़ा फास्ट देखो, सेमिस्टर संख्या लिखा, एक तरफ आपने काल्पनिक संख्या लिखी, एक तरफ आपने वास्तविक संख्या लिखी, बस इसी पर आधारित है, चार्ट है, सब कुछ है। इधर लिखा अपरिमेय संख्या, एक तरफ लिखा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के आपने तीन पार्ट बनाए, एक तो बनाया आपने भिन्न, एक बनाया आपने पूर्णांक, ऐसा ही बनाया था क्या, और एक बनाया आपने शून्य। इसके आपने क्या बनाया सर, एक तो ऋणात्मक और एक क्या बनाया, धनात्मक। मैंने इस धनात्मक पूर्णांक को ही क्या नाम दिया, पराकृत। देखो शुरू में चार्ट बनाया था, आओ अध्ययन करें। हाँ भाई जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, अच्छा कोई बात नहीं। सर सुनिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। देखना सर, ये रहा धन पूर्णांक। क्या सारे के सारे धन पूर्णांक वास्तविक संख्या से निकल के आए हैं? यस, ये सही है सर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यहां संख्या है। नहीं सर, प्रत्येक वास्तविक कभी परिमेय नहीं हो सकती। प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय और परिमेय दोनों होती है। अरे मैंने कहा भारत, ऐसे समझो, और भारत से राजस्थान और पंजाब, तो क्या प्रत्येक भारतीय पंजाबी होगा? नहीं। तो इसका मतलब तो यही है, प्रत्येक वास्तविक परिमेय है। प्रत्येक वास्तविक परिमेय है क्या? नहीं सर, प्रत्येक वास्तविक परिमेय नहीं हो सकती, अपरिमेय भी होती है। इसलिए ये वाला गलत है सर। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है क्या? हाँ, पूर्णांक देखो ये रहे, ये पूर्णांक वास्तविक से ही निकल के आए हैं, तो वास्तविक का हिस्सा है, तो ये सही है सर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? ये रही सर परिमेय संख्या। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक से ही निकली है? हाँ, प्रत्येक पंजाबी भारतीय होता है, इसका मतलब ये भी सही है। तो सही कौन कौन है सर? ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 1 3 4 सही है क्या कोई ऑप्शन? ये रहा, बी इज राइट आंसर। जीरो लेवल से ही है मेरे दोस्त। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? आगे ना मैंने कहा एक परिमेय संख्या, सोचो क्या क्या पूछा है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, मुझे ये पूछा गया है। आप बताइए सर। हमेशा अपरिमेय, ऑलवेज इरेशनल नंबर इज राइट आंसर। राइट आंसर इज बी। अभी बताया थोड़ी देर पहले, आराम से आप समझ पाएंगे, ठीक है।
आगे देखिए, ये कहता है, अच्छा एक चीज बताता हूं, वैसे तो ये ग्रुप डी का है, ग्रुप डी 2018 का सवाल है, लेकिन प्लीज ध्यान रखेंगे अब की बार एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगा है, उसका पहले ही दिन का पेपर देखना, नॉन टेक्निकल पार्ट, मतलब सॉरी नॉन टेक्निकल क्या, उसमें जो जिसमें सब्जेक्ट के अलावा जो आता है कि नहीं आता है, कुछ पर्सन आते हैं, एक बच्चे ने दिखाया था मुझे, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसमें ऐसा सवाल छपा है। वैसे सवाल 2018 ग्रुप डी का सवाल है सर ये, ठीक है। देखिए, एक दशमलव निरूपण गैर अवसानी नॉन टर्मिनेट और गैर पुनरावर्त नॉन रिपीटिंग होता है। सर मैं समझाता हूं, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट होता है ना टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट का मतलब हिंदी में लिख दूं तो इसका मतलब है अशांत, गैर शांत होता है, वैसे इसका मतलब है गैर शांत। और गैर शांत का मतलब, गैर शब्द पता है कब लगता है, गैर शब्द लगता है जब दूसरे का हो, खुद का ना हो। गैर शब्द विपरीत के लिए लगता है। गैर शांत का मतलब आप कहो अशांत, जो कभी नहीं रुकता है। और गैर पुनरावर्ती का मतलब है अनावर्ती, जिसकी आवर्ती ना हो। इस सवाल का अर्थ यह निकल के आ रहा है कि ऐसे दशमलव भिन्न जो ना तो रुकते हैं और ना ही अनंत तक चलते हैं और ना ही रुकते हैं, कहीं बिना रिपीट हुए अनंत तक चलते हैं, उन दशमलव भिन्न को क्या कहते हैं? आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर इज डी। अर्थ समझ लीजिए, एक 2018 ग्रुप डी का है सर, एक दशमलव निरूपण गैर अवसानी, अवसानी का मतलब है अशांत, गैर अशांत, गैर शांत का मतलब है अशांत, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट गैर पुनरावर्त का मतलब है जो रिपीट नहीं होता है, तो आप कहेंगे वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। यस और नो? यस। आइए, ये आप बना लेंगे, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या। वैसे ही सवाल आ गए आराम से, मेरे को लगता है लगभग क्वेश्चन भी पूरे ही होने वाले हैं आज का। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे ये काल्पनिक है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या, ये अपरिमेय है, ठीक है। अरे अंश और हर बनाए क्या महाराज? तो आप कहेंगे हाँ। इधर इसके नीचे अंश और हर बनाए, ये काल्पनिक संख्या है सर, तो आप बोलेंगे ये आपकी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 20 राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? काल्पनिक संख्या में पूछा है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है, मैंने यही कहा है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए अच्छे से, क्या जवाब इसका हुआ होगा, ठीक बात है। आगे देखिए, कितने सवाल और रहे हैं मैं देख लेता हूं। केवल 2 सवाल और हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए सही कौन सा नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक होती है क्या? जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं ये हाँ वास्तविक संख्याओं से निकलती हैं। मैंने कहा आपको वास्तविक संख्या का अपरिमेय, आराम से सब कुछ चार्ट पर आधारित प्रश्न है सर, जिसको चार्ट का नहीं नॉलेज है नहीं बना पाएगा। अपरिमेय में यहां आपने क्या बनाया? भिन्न, यहां पूर्णांक, और पूर्णांक के आगे यहां शून्य, और यहां से 2 बनाए, एक तो बनाया आपने नेगेटिव और एक बनाया आपने पॉजिटिव। पॉजिटिव को आपने क्या कहा? प्राकृत। आप बताओ सारी की सारी प्राकृत वास्तविक से निकली कि नहीं निकली? चार्ट देखो, स्टडी कीजिए, ये सही है सर। हमें पूछा कौन सा सही नहीं है, उत्तर क्या दे रहे हैं? बी। ओके, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है क्या? हाँ ना ना, वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है सर, गलत, यहां बी होगा सर, ये आपका गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों होती है, केवल परिमेय नहीं होती है। आंसर होगा आपका बी। और लास्ट सवाल देखो, देखो देखिए क्या जवाब देते हैं। बस फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, आज की क्लास लगभग पूरी हो जाती है। देखिए टाइम कितना हुआ है? 44। सही टाइम पे हम टारगेट तक पहुंचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। बताइए क्या जवाब होगा? कहता है 3/4 और 3/8 के बीच एक कौन सी एक परिमेय संख्या है? 3/4 और 3/8 के बीच कौन सी एक परिमेय संख्या है? रोहित कह रहे हैं राम राम शिक्षक जी। सर नमस्कार। एक पॉइंट, सर जी ने कभी एग्जाम फॉन्ट
हाँ, 3/4 व 3/8 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? सर इसका मतलब आप जानते हैं 0.75। इसका मतलब आप जानते हैं 3/8 का मतलब हो जाएगा 8 तिया 24, बच गया 6, 8 7 56, 8 5 40। सर इसका मतलब तो ये है 0.750। अगर आज के बाद कभी भी ऐसे कोई सवाल आए जिनमें दो संख्याओं के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या बनानी हो तो इसका एक सीधा सा इलाज है और वो ये है 3/4 और 3/8। 3/4 का सेंस है यहाँ, इनको पॉइंट में बदल लो और इसको भी आप पॉइंट में बदल लीजिए। जब इसको पॉइंट में बदला, इसको पॉइंट में बदला तो ये वैल्यूज आई। इनको पॉइंट में बदलूंगा 16/9 है, 9 एकम 9, एक पॉइंट कुछ आएगा, एक से बढ़ा जा रहा है, 9 एकम 9, बच गया 7/9, एक से बढ़ा आ रहा है, जबकि ये दोनों ही एक से छोटे हैं, ये तो इनके बीच में नहीं है जी। 12/7, 12/7 का मतलब 7 एकम 7 सही 5/7, एक पॉइंट कुछ आएगा, जबकि उत्तर हमारा 0.75 और 0.375 के बीच आना चाहिए। सर 7/3, 7/3 का मतलब 2 सही 1/3, जिसको मैं 2.33 लिखूंगा, तो ये तो 2 से ऊपर गया, जबकि इनके बीच में आना चाहिए, ये भी नहीं है सर। उत्तर आपका यही आ जाएगा। आप चाहो तो इसे हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। ये सर आप कंप्लीटली आज आपकी परिमेय अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड चीजें बताई है। कल प्राइम नंबर पर बात करेंगे, भाज्य अभाज्य पर बात करेंगे। एक ऐसे ऐसे उम्दा सवाल लेके आऊंगा भाज्य अभाज्य से लेके, रीजनिंग में सीरीज को लेकर क्या सवाल आए थे भाज्य अभाज्य को, उस पर हम बात करेंगे। तो कल तक के लिए विदा चाहते हैं। उम्मीद करूंगा आज की चीजें आपको बहुत अच्छी पसंद आई होंगी, आप इनको कॉपी में लिख रहे होंगे और आपके आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए अच्छी सी काम में आएंगी। हमारी रात्रिकालीन सेवा सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9 बजे से 11 बजे तक, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेंगी। आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए। जितने भी लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, इस चीज़ को आप बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।